बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। तो अब देखो बेटा, पेपर टू में भी कुछ चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है कि पेपर से पहले ना कुछ थोड़ा बहुत सदका वदका कर देना है। 2 रकात नमाज पढ़ के जानी है। ठीक है। और डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए स्पेशली दुआ करके जानी है, अपने पेपर के लिए दुआ करके जानी है, टाइम में बरकत की दुआ करके जानी है। ठीक है। हसान अहमद, तुम अपना मसला सेट करो। ठीक है, यहाँ सब सेट है। और जय वो क्या कहते हैं, बाकी तो अब ये पुरानी बातें हो गई ना, ये सारी पुरानी बातें हो गई। ठीक है कि यार ये प्रॉफिटेबल डील और ये 9 डेज और 10 डेज, सारी डीलें आपने अवेल कर ली। अब तो आप आखिर में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब 2 दिन बाद, 2 दिन बाद भी नहीं बल्कि 36 आवर्स बाद, ठीक है, आपके पेपर्स हैं। ठीक है। तो बल्कि 36 आवर्स लेटर तो आप पेपर कर रहे होगे, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि अभी तो रात के 9 तो बज के गुजर गए। ठीक है। तो आप पेपर कर रहे होगे। तो बहरहाल दुआओं के जरिए से स्टिल ए स्टेरिक अभी भी पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लर्निंग टेक्निक्स टेक्निक्स तो अब आप छोड़ें, एक्टिव रिकॉल ही बस फॉलो करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं, अब देखो जरा, एक बात याद दिला दूं भाई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर गोइंग टू अपेयर इन इस्लामियत पेपर टू अगेन। पेपर वन में अपेयर हुए थे, पेपर हुआ था एएम के अंदर, बाकी सारे पेपर हुए हैं पीएम के अंदर। तो याद रखना, इस्लामियत का पेपर एएम में है, मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में नहीं है। आ गई बात समझ में? ये बात याद रखिएगा, इतने सारे पेपर्स पीएम में देने के बाद ये कहीं आप धोखे में ना रहें। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई, दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, कि भाई ये 5 क्वेश्चन में से 4 करने होते हैं इस्लामियत के अंदर। 5 में से 4 करने होते हैं, उर्दू हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह 3 नहीं करने होते, बस इतना याद रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी पुरानी बातें हैं, अंडरस्टैंडिंग और वो सारी चीजें। दूसरी चीज देखो कि ये भी अब बहुत पुरानी बातें हो गई, पुरानी यादें हो गई, पेपर वन में क्या आता है, पेपर टू में क्या आता है। ठीक है, ये कोई खास समझाने वाली चीजें नहीं है। ठीक है। तो ये देख लें आप, आपकी नजर से गुजर जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 किससे आएगा, थीम से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ हदीस और सोर्स ऑफ लॉ, इसके अंदर आपको मालूम है सोर्स ऑफ लॉ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। और सोर्स ऑफ लॉ के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि पेपर वन में जरा सा कुछ भी नहीं आया उसमें से। ठीक है ना, हमारे जोन में ना दूसरे जोन में। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्स ऑफ लॉ के मैंने आपको बताया था कि इजमा वाला है, और हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ वो हदीस विद कुरान वाला है। ठीक है, पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि पेपर वन में भी पढ़ा दिया था। ठीक है, एक रिकॉल करवा दूंगा, चलो। अच्छा, उसके बाद की मैसेज, लेबलिंग करना मत भूलना, पार्ट ए पार्ट बी का, पुरानी बातें। ठीक है। और पार्ट बी में आंसर लिखते वक्त फर्स्टली सेकंडली लिखोगे, थर्डली लिखोगे, अच्छा हो जाएगा आंसर। नंबर 3 थिंग कि पार्ट बी का आंसर लिखते वक्त बहुत डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और कोई पार्ट ए भी लिखते वक्त इतना नहीं है कि आप 5 5 पेजेस के आंसर लिख कर आए तो दूसरे क्वेश्चन लेफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये जरा ख्याल रखिएगा कि क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में बच्चा रिलैक्स होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में उसको इतनी डिटेल नहीं लिखनी होती, उर्दू में पेपर पहले खत्म कर लेता है। तो इस्लामियत का पेपर भी वो समझ रहा होता है कि बहुत इत्मीनान इत्मीनान से करके आऊं। नहीं मेरे भाई, इस्लामियत के पेपर में आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। आपको एक 14 मार्क के क्वेश्चन को 23 से 24 मिनट्स देने, इससे ज्यादा नहीं देने। ठीक है, इज इट क्लियर? और एक नजर में देख लेना है कि यार पेपर वन वो पार्ट ए और पार्ट बी में कोई चीज रह तो नहीं गई। समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आ जाओ, पैराग्राफिंग करनी है। ठीक है, अब आ जाओ कि भाइयों, ये क्या था कि हमारे पास जो हदीसें इंपॉर्टेंट है। देखो एक बात मैं बताऊं, रिमाइंड करवाता चलूं आपको। आपको जो मैंने पैसेजेस इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें से 2 के बजाय 3 के 3 आ गए। ठीक है, तो ये आपकी किस्मत थी, टीचर का कोई कमाल नहीं होता, गेस्ट पेपर टीचर बनाता है। ठीक है, उसको देखकर, पर्टिकुलर क्या कहते हैं, पास्ट पेपर को देखकर, अब वो लग जाए ये आपकी किस्मत है, ये टीचर का मसला नहीं होता। ठीक है, ना लगे तब भी टीचर का मसला नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, गेस्ट पेपर इज द गेस्ट पेपर। तो अब देखिएगा कि ये बात याद रखिएगा कि पेपर वन आपका 100% उस गेस्ट पेपर में से या प्रैक्टिकल पेपर प्रैक्टिस पेपर में से आ गया था, बट इट डजेंट मीन कि जो है वो क्या कहते हैं, पेपर टू भी आ ही जाएगा। हाँ, हमारी कोशिश होगी कि जरूर आप पेपर टू को पूरा अटेम्प्ट कर लें। इस प्रैक्टिस पेपर में से जो मैंने आपको निकाल कर दिया है, जरूर भी जरूर प्रैक्टिस पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लें। ठीक है। और जो है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस पेपर जब बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, तो उम्मीद है कि उसमें से अच्छी खासी चीजें तो आ ही जाएंगी। ठीक है, बट कोई गारंटी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आई होप, उम्मीद है। ठीक है मेरे भाई। तो हदीस नंबर 3, 4, 10, 15, 18, 19, और हदीस को सॉल्व करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है कुरान की वर्सेस से। ठीक है, आपको याद आ गया?
हम्माद 100% तो आया, तो और किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 5, ठीक है, और किसे 100% कहोगे? ठीक है, क्योंकि आपने तो 4 क्वेश्चन करने होते हैं ना, ठीक है। तो अब आ जाइएगा, तो उसको देखो कि जो है वो क्या कहते हैं, 3 4 10 15 18 और 19। तो अब ये देख लीजिएगा, उसके बाद आ जाओ हदीस को सॉल्व करने का। हाँ, हदीस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो हदीस को सॉल्व करने का तरीका देखो, सबसे पहली बात समझो, हदीस में आपसे वो मांगते हैं बिलीफ टॉट इन द हदीस, और क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द बिलीफ टॉट। इम्प्लीमेंटिंग द बिलीफ टॉट, इम्प्लीमेंटिंग द बिलीफ टॉट को देखो कि जो है वो क्या कहते हैं 4 मार्क्स का आता है, और ये क्या कहते हैं, और जो इम्प्लीमेंटिंग द बिलीफ है और बिलीफ है इटसेल्फ। देखो, पार्ट ए के अंदर बिलीफ्स आते हैं और पार्ट बी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन। यानी पार्ट ए की समरी आ गए बिलीफ्स, और पार्ट बी की समरी आ गई प्रैक्टिसेस। ठीक है मेरे भाई, ये सिंपल वर्डिंग के अंदर याद रखना, पार्ट ए की समरी बिलीव्स और पार्ट बी की समरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, पार्ट ए बिलीव्स और पार्ट बी प्रैक्टिसेस, ये बात याद रखिएगा। पार्ट बी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रैक्टिसेस है। आई बात समझ में कि हमारी डेली लाइफ में हम इस हदीस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिलीफ इस हदीस के बारे में हमारी क्या टीचिंग्स हैं, हम क्या जानते मानते हैं इसके बारे में, ये बिल्कुल क्या कहते हैं पैसेजेस के पार्ट ए की तरह होता है, लेकिन पार्ट बी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखो, 2 मार्क का पार्ट ए होता है बिलीफ का, 4 मिनट्स के अंदर अंदर करना होता है, 3 में कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज इसमें बेटा ये होती है कि व्हाट दिस हदीस इज अबाउट। इस हदीस का जो है वो क्या कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट है। व्हाट दिस हदीस इज अबाउट, मेन थीम, टॉपिक स्टेटमेंट, यानी ये सबका एक ही मतलब है, व्हाट दिस हदीस इज अबाउट, मेन थीम, टॉपिक स्टेटमेंट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द थीम्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द थीम्स का मतलब ये है कि जो बातें आपने थीम्स में लिखी हैं, ठीक है, जो बातें आपने को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हदीस ब्रदरहुड के बारे में है, तो ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में जरा एक्सप्लेनेशन दे दो कि इस्लाम में ब्रदरहुड की क्या इंपॉर्टेंस है। रवाहा अपना नेट चेक करो, ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस्लाम में ब्रदरहुड की क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा जी, तो ये देख लीजिएगा कि अब कोटेशन फ्रॉम द कुरान एंड हदीस। कोटेशन फ्रॉम द कुरान एंड हदीस का मतलब ये है, कोटेशन फ्रॉम द कुरान एंड हदीस का मतलब है कि जो भी आइडिया आप पार्ट ए का बयान कर रहे हैं, पार्ट ए का आइडिया जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल द टॉपिक इज अबाउट द टॉपिक, द हदीस इज अबाउट द ब्रदरहुड इन इस्लाम। ठीक है, तो ब्रदरहुड इन इस्लाम की बात जब आप कर रहे हैं, तो ब्रदरहुड के बारे में कोई हदीस या कोई आयत लेकर आ जाओ। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 थिंग इज दैट कंक्लूजन लिख दो। ठीक है, कंक्लूजन का क्या मतलब है कि आपने जो कुछ पार्ट ए के अंदर एक्सप्लेन किया उसको 1 वर्ड 1 लाइन के अंदर समराइज कर दो। आ गई बात समझ में? अभी मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा देखो, पार्ट ए में आपके पास कितनी पॉइंट्स होने चाहिए? नंबर 1, व्हाट दिस हदीस इज अबाउट। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हदीस। ठीक है, थीम्स मतलब हदीस की बेसिक एक्सप्लेनेशन। नंबर 3, कोटेशन फ्रॉम कुरान एंड हदीस। और नंबर 4, कंक्लूजन। ठीक है, याद, अच्छा कुरान एंड हदीस नहीं है, कुरान और हदीस है। एक ही कोटेशन लानी है बेटा, 2 मार्क का एक पार्ट ए लिखना है आपने। एक बच्चा बोलता है सर ये 2 मार्क का क्यों है, तो 4 मार्क का होता है। नहीं मेरे भाई, 4 मार्क का नहीं होता, 4 मार्क का ये 2 + 2 करके बनता है, क्योंकि 2 पार्ट ए सॉल्व करने होते हैं ना, तो ये 4 मार्क का बनता है। ठीक है, इसलिए इसको 4 मार्क की डिटेल के अंदर लेकर आने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो तो अच्छा, अब जरा देख लीजिएगा, अब देखो इम्प्लीमेंटिंग द बिलीफ टॉट। इम्प्लीमेंटिंग द बिलीफ, देखो ये भी पार्ट बी 2 मार्क्स का है, ठीक है, और 4 मिनट्स का है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर पार्ट बी 4 मार्क का है और 2 मिनट का है, तो 3 to 4 शुड नॉट और एनीथिंग दैट डिस्क्राइब एक्शन। ठीक है, एनीथिंग की जगह मैंने क्या कहा था, एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब एक्शन लिखना। एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब एक्शन, क्या मतलब कि भाईजान देखो, जब आप पार्ट बी लिख रहे हो और पार्ट बी में आप ये बता रहे हो कि भाई मैं अपनी लाइफ में इस हदीस के ऊपर कैसे अमल कर सकता हूँ, या मुसलमान इस हदीस के ऊपर अपनी लाइफ में कैसे अमल कर सकते हैं, तो आप शुड नॉट लेकर आओगे कि यार मुसलमान ऐसे अमल कर सकते हैं या मुसलमानों को ऐसे काम करने चाहिए।
एक तो शुड नॉट हो गया, और दूसरा एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब एक्शन, इसको समझना है। एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब एक्शन, इसका क्या मतलब है? एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब एक्शन, कि भाई कभी कभी आप शुड नॉट की जगह मस्ट या मस्ट नॉट लेकर आ जाओ, ठीक है। कभी आप रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड लेकर आ जाओ, ठीक है। कभी आप अलाउड नॉट अलाउड लेकर आ जाओ। कभी वर्ड यूज कर लो ऑब्लाइज्ड फॉर द मुस्लिम्स टू डू लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी वर्ड जिसके अंदर आप एक्शन सजेस्ट कर रहे हो वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बेटा, कुरान की वर्सेस को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते थे तो उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम नेसेसरी नहीं कहते थे, लेकिन यहां पर मेरे भाइयों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ लो नेसेसरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है, नेसेसरी है। अच्छा, अब उसके बाद देख लीजिएगा कि सजेशन। सजेशन क्या है कि कंपेनियंस और योर ओन लाइफ। देखो इसमें ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है इसको जरा समझना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है कि यार मेरी अपनी लाइफ या होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ या कंपेनियंस की लाइफ से जो है वो क्या कहते हैं आप जो है वो कंपेनियंस की लाइफ से आप पर्टिकुलरली कोई एग्जांपल लेकर आओ दैट हैड हैपेंड, ठीक है। इज इट क्लियर? दैट हैड हैपेंड, जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हो चुकी है, ठीक है भाई। तो इतनी बात याद रखिएगा कि जो एग्जाम्पल हो चुकी है ना उसको कहेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सजेशंस नहीं। आ रही बात समझ में? सजेशंस नहीं, जो रियलिटी के अंदर हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्रदरहुड की बात करते हैं तो मुहाजिरीन और अंसार, ठीक है, कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दुनिया में हो चुकी है। जब प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मुहाजिरीन और अंसार इस दुनिया में हो चुकी है तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को एग्जामिनर बहुत ज्यादा सजेस्ट करता है कि यार पार्ट बी का में आप कोई एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो जरूर लेकर आए, ठीक है। और एक भी इनफ हो जाती, क्योंकि दो हदीसें होंगी तो दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, ठीक है। एक हदीस है तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो इतनी बात को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो तीसरी चीज सजेशन, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल के बाद आप जो है ना शुड नॉट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हो और आप उसमें ये बताते हो क्या सजेशन है आपकी कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दिस हदीस इनटू योर डेली लाइफ, ठीक हो गई बात। तो बेटा पार्ट ए के अंदर जरा गौर से सुनना, पार्ट ए के अंदर चार चीजें थी, पार्ट बी के अंदर तीन चीजें हैं, लेकिन तीन चीजों में से जो एक चीज है ना वो बहुत स्ट्रांग है, यानी 3 से 4 सेंटेंसेस उसके बन रहे हैं शुड नॉट वाले। आ रही मेरी बात समझ में? शुड नॉट या मस्ट नॉट वगैरह, ठीक है। तो अब ये जो शुड नॉट है, मिसाल के तौर पर कुछ जगहों पर आप शुड नॉट नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर मुस्लिम शुड नॉट लीव एनी प्रेयर नहीं होना चाहिए, मुस्लिम मस्ट नॉट लीव एनी प्रेयर, ठीक है। 5 टाइम प्रेयर्स के बारे में या जो है वो क्या कहते हैं और इसी तरह जो ऑब्लिगेटरी चीजें हैं उनके बारे में कोई बात हो तो मस्ट नॉट लगाते हैं, शुड नॉट नहीं लगाते। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इतनी बात जरा समझ लीजिएगा। अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिएगा कि नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार अब सर कोई एग्जांपल दें आप, ठीक है, कि यार किसी हदीस को हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ हो, ठीक है। तो कि पार्ट ए के अंदर ये चारों चीजें आ जाएं, पार्ट बी के अंदर ये तीन चीजें आ जाएं। सबसे पहले तो हैव अ कर्सरी लुक ऑन इट, इन तीनों और चारों चीजों के ऊपर आप एक कर्सरी लुक ले लें विद इन अ मिनट, क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा पेपर 1 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिपेंड कर रहा है। तो यहीं के यहीं याद कर लें ताकि आपको ये जो है पेपर में बड़ी आसानी रहे। 1 मिनट में इसको याद कर लो, आपके सामने है, ठीक है। तो लेट हिम हु बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे आइदर स्पीक गुड और कीप साइलेंट, नंबर 1। एंड लेट हिम who believe in Allah and the last day be generous towards the neighbors, and let him who believe in Allah and the last day be generous towards the guest, ठीक है मेरे भाई। तो अब जरा देखना, सबसे पहले ना मैंने कहा टॉपिक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ट्रू बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे ऑलवेज possess अ गुड कैरेक्टर, बात आ गई समझ में? यहाँ पर इन्होंने क्या जबरदस्त समरी बनाई है, ठीक है, मतलब टॉपिक स्टेटमेंट बनाया है कि यार देखो जो बंदा अल्लाह ताला पर ट्रू बिलीव रखेगा ना वो गुड कैरेक्टर्स को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह और आखिरत पर बिलीव अच्छा हो और वो क्या कहते हैं कैरेक्टर उसका बिल्कुल खराब हो। कैरेक्टर ढीला नहीं हो सकता उस बंदे का जिस पर अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर बिलीव हो। और कैरेक्टर स्ट्रांग होने की 3 क्वालिटीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बता दी। क्या मतलब? कि अपने वर्ड्स को सही यूज करेगा, अपने पड़ोसियों के साथ पड़ोसियों का ख्याल रखेगा,
और नंबर 3 अपने गेस्ट का ख्याल रखेगा। ठीक है, तो ये देखो, अब आपने क्या कहा कि अब आप इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना शुरू हो गए। टॉपिक स्टेटमेंट बता दी कि जे बिलीविंग इन अल्लाह एंड द लास्ट डे, हैविंग द गुड कैरेक्टर। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद फेथ मस्ट बी विजिबल इन आवर एक्शन, हमारा फेथ हमारे एक्शन में विजिबल होना चाहिए। नंबर 3, ऑर्गन्स आर गिफ्टेड बाय अल्लाह फॉर पॉजिटिव यूज, हमें जो अल्लाह ताला ने जबान दी, हाथ दिए, पाँव दिए, ठीक है, ये हम एक्सप्लेनेशन पे आ गए ना। देखो ये हो गई टॉपिक स्टेटमेंट, ठीक है, और अब चल रही है एक्सप्लेनेशन कि अल्लाह ताला ने हमें जबान, हाथ, पाँव दिए पॉजिटिव यूज के लिए, तो जबान को अच्छा यूज करना चाहिए, और हमें अगर हमने खुदा ना खास्ता बुरा यूज किया तो हम उसके लिए आंसरेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि प्रॉफिट सर, ये देखो ये सारी एक्सप्लेनेशन हो गई, सही है, और ये आ गई सपोर्टिंग वर्सेस या हदीस। आप दो के बजाय एक भी लिख लोगे तो काफी हो जाएगी सपोर्टिंग हदीस। ठीक है, कि ट्रीट योर नेबर्स काइंडली देन यू आर द ऑफ दोज हु बिलीव। आई कुछ बात समझ में, कितनी बड़ी बात है कि अपने नेबर को काइंडली ट्रीट करो, कभी तुम बिलीवर बन सकोगे। देखो एक बंदा बोलता है कि सर मेरे एक बंदे के अच्छा बिहेव करने से कौन सी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। ओ भाईजान, हर बंदा किसी ना किसी का नेबर है, ठीक है, तो हर बंदा एक दूसरे को अच्छा ट्रीट करेगा तो साहब पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। आई बात समझ में? ही इज नॉट अ ट्रू बिलीवर हु फिल्स हिज belly एंड हिज नेबर इज hungry, ये आपने क्या कर दिया, सपोर्टिंग हदीसें दे दी। उसके बाद गुड सोशल रिलेशनशिप, ये आप क्या कहते हैं, कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक ट्रू बिलीव गुड सोशल रिलेशनशिप रखता है, और नो वायलेशन ऑफ अदर राइट्स होना चाहिए, ये कंक्लूजन हो गया दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो पार्ट ए में 4 पॉइंट्स थे, चारों के चारों पूरे हो गए, टॉपिक स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, क्या कहते हैं सपोर्टिंग हदीस और कंक्लूजन। एक बच्चा कहता है सर ये इतनी जल्दी पूरे हो गए, तो मेरे भाई का जान लोगे, 2 मार्क का तो होता है ये। ठीक है, और 2 हदीसों के बारे में आपने 2 पार्टी लिखोगे तो चपका 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए जो बच्चा बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है हदीसों और कुरान की आयतों के अंदर, ठीक है, तो अपना पेपर पूरा नहीं कर पाता। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद आ जाओ इम्प्लीमेंटिंग द बिलीफ टॉट। आप देखो, शुड कंट्रोल आवर टंग एंड अवॉइड द आइडल टॉक। ठीक है, कि हमें अपनी जबान का ख्याल रखना चाहिए, बकवास करने, झूठ बोलने, बेकार बोलने से, बेकार मतलब कुछ भी जिसका ना कोई फायदा ना नुकसान, उसके भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस जब भी हम किसी से बात करें तो अच्छे से बात करना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है, शुड नॉट, शुड यूज द टंग टू गिव एडवाइजेस, लोगों को एडवाइजेस करने में जो है वो क्या कहते हैं, अपनी टंग को यूज करना चाहिए, लेकिन जहां एडवाइस की जरूरत हो, अपने आप को खलीफा समझ के ना एडवाइस करें खामखा। ठीक है, होते ना कि भाई मैं तो सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, नहीं। ठीक है, आपने एडवाइस कर दिया, आपको लग रहा था बेटर है, बस काफी है, अब पीछे ना पड़े लोगों के सर पर ना सवार हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ठीक है, शुड नॉट इन बैकबाइटिंग और अब्यूजिंग, देखो शुड नॉट भी आ गया, शुड भी आ गए। ठीक है, और उसके बाद शुड नॉट हार्म नेबर्स। ठीक है, शुड नॉट आ गए, मस्ट नॉट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर शुड नॉट के साथ मस्ट लगा दो, और शुड सेंड फूड। ठीक है, मतलब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ना कि भूखा सो रहा हो अगर एक बंदे का पड़ोसी, और वो खुद पेट भर के सो जाए, तो वो क्या है, क्या वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वजह से खाना वगैरह भेजना चाहिए। गेस्ट के साथ जेनरोसिटी की एक एग्जांपल दे दी आपने। ठीक है, कि होली प्रॉफिट खुद कंपेनियंस और होली प्रॉफिट खुद जब कोई गेस्ट आता तो उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते, और जितना पॉसिबल वे के अंदर उसको ट्रीट अच्छा कर सकते थे करते थे। आई बात समझ में? तो फाइनली वी शुड शेयर ऑल गुड थिंग्स, ये क्या हो गया, सजेशन। तो देखो बेटा, शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट, और छोटी सी आ गई प्रैक्टिकल एग्जांपल, और ये आ गया सजेशन। ठीक है, तो मेरे भाइयों याद रख लेना, हर हदीस के अंदर आपने ये काम करना है। अब आ जाओ दूसरी चीज, अब हम आ रहे हैं, बस अब ये देख लो कौन कौन सी हदीसें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी। ठीक है, वो आपके पास गेस्ट पेपर में मौजूद भी है। ठीक है, मैंने आपके ग्रुप्स पर भी शेयर किया हुआ है, तो जरा देख लीजिएगा। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, सारी चीजें अपने पास रख लें। ठीक है, हो गया। तो दानियाल आज रात को रिकॉर्डिंग पूरी करके सोना बेटा। अच्छा, अब आ जाओ हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ हदीस के अंदर, कौन सी रिकॉर्डिंग, हजरत अली वाली। अच्छा जी, अच्छा अयान, सवाल दोबारा फेंक दो इधर सर, लेकिन एग्जामिनर को तो। हाँ, तो रिपीट कहाँ कर रहे हैं आप, किस चीज को रिपीट कर रहे हैं, कौन से वर्ड्स?
नहीं नहीं, वो तो बेटा ये तो एक्सप्रेशंस है ना। शुड नॉट इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। मस्ट नॉट, शुड नॉट इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप देखो, एक बात को समझो, ये है हजरत उस्मान इज होल इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये है उस यूजिंग फोर सेट हदीस। गौर से सुनना बेटा, ये आउटलाइन द प्रॉफिट्स टीचिंग अबाउट हाउ अ मुस्लिम शुड कंडक्ट देयर पर्सनल लाइफ। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो अपने पास, पर्सनल लाइफ की वर्ड। क्या मतलब, यहाँ पर बेटा कम्युनल की बात नहीं हो रही है। इंडिविजुअल कंडक्ट इज इंपॉर्टेंट इन आवर एग्जामिनेशन दिस ईयर, ठीक है। इंडिविजुअल कंडक्ट ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस साल के हिसाब से, इंडिविजुअल कंडक्ट, ठीक है। कम्युनल कंडक्ट अभी अभी अपेयर हुआ है, तो इंडिविजुअल कंडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अब सुनना, उसके बाद आ जाओ कि व्हाट आर द कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉफिट्स हदीस। ये तो चलो पार्ट बी हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ होली प्रॉफिट वसल्लम की हदीस को कम्युनिटी में फॉलो करने के क्या फायदे हैं। तो पार्ट बी में तो आप सिंपल लिख दोगे कि सोसाइटी के अंदर ब्रदरहुड क्रिएट होगा, सोसाइटी के अंदर नॉलेज क्रिएट होगी, सोसाइटी वेल डेवलप्ड होगी, सोसाइटी के अंदर जब हम एक दूसरे का राइट्स फुलफिल करेंगे तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। आ रही बात समझ में। इसी तरह सोसाइटी के अंदर हम जो है वो क्या कहते हैं, जब झूठ से अवॉइड करेंगे हदीस को फॉलो करते हुए, ठीक है, और हमेशा ट्रुथफुलनेस को ऑप्ट करेंगे हदीस को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटी डेवलप होगी जो दैट वुड बिकम एन एग्जांपल फॉर द होल वर्ल्ड एंड दैट वुड इंटरैक्ट द अदर वर्ल्ड, ठीक है, और इन्फ्लुएंस द अदर वर्ल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है। तो ये तो पार्ट बी हो गया, लेकिन पार्ट ए को देखो। पार्ट ए में इंडिविजुअल कंडक्ट के आने के काफी चांस हैं, इंडिविजुअल कंडक्ट के आने के काफी चांस हैं। तो देखना कि इंडिविजुअल कंडक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक तो ये देखो, इंडिविजुअल मुस्लिम का वर्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इंडिविजुअल कंडक्ट का वर्ड लिखा हुआ आ गया। एक अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था जिसके अंदर पर्सनल लाइफ का वर्ड लिखा हुआ आ गया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल कंडक्ट रिक्वायर्ड है या कम्युनल, ठीक है। दूसरी चीज समझो बेटा, यहाँ पे बात क्या हो रही है, मतलब बच्चा पूछ रहा है कि सर अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 में हदीसें आती थी, क्वेश्चन नंबर 2 में हदीसें कैसे आ जाती हैं। आ जाती हैं, बिल्कुल आ जाती हैं। जैसे पेपर 1 में थीम आ गई, ठीक है, अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो अच्छा अब देखिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये फ्रॉम द सेट हदीस का मतलब समझा सकते हैं। जी बेटा इसी की तरफ आ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखो मेरे भाइयों, एक बात को समझो, हमारे पास है हमारे सिलेबस में 20 हदीसें, और ये जो 20 हदीसें हैं ना, इससे आता है क्वेश्चन नंबर 1। और वो किस तरह से आता है, आपको 4 हदीसों की ट्रांसलेशन दी जाती है, और उसमें से कोई ये कह दिया जाता है कि यार कोई 2 हदीसों का आंसर लिखो। पार्ट ए में आप बिलीव्स लिखें, पार्ट बी में इंपॉर्टेंस लिखते हैं। आ गई बात समझ में। सॉरी, इंपॉर्टेंस नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन, मतलब के प्रैक्टिसेस लिखते हैं। तो अब गौर से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आता था ना, लेकिन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ जाता है, लेकिन जरा डिफिकल्ट और डिफरेंट स्टाइल में। क्वेश्चन 2 में डिफिकल्ट और डिफरेंट स्टाइल का मतलब क्या है, ठीक है, तो समझना है। डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूं कि जब ये क्वेश्चन हदीस से रिलेटेड, हदीस की थीम से रिलेटेड क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, ठीक है, तो उसमें कोई ट्रांसलेशन गिवन नहीं होती, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और हदीस की थीम से रिलेटेड जब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, तो उसमें वो सिर्फ ये बता देता है कि इंडिविजुअल कंडक्ट से रिलेटेड जितनी भी हदीसें हैं वो लिख दो, उनकी एक्सप्लेनेशन लिख दो, ठीक है। और एटलीस्ट तुमने जो 20 हदीसें पढ़ी हैं, उन 20 में से कोई 4 का रेफरेंस दो। आई बात समझ में। सेट हदीस मतलब जो हमारे सिलेबस में 20 हदीसें इंक्लूडेड हैं, उनमें से किसी 4 का वर्ड टू वर्ड रेफरेंस दे दो। बाकी दूसरी हदीसें जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, उनका वर्ड टू वर्ड रेफरेंस नहीं दे रहे, तो भी कोई इशू नहीं है, आप उनको अपने वर्ड्स में लिख दें, ठीक है। ये मतलब होता है इसका, सेट हदीस का, ठीक है। अच्छा अब देखना कि अब देखो इसके अंदर हमारे पास जो इंडिविजुअल कंडक्ट में हमारे पास जो 20 हदीसें हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से आती, किस तरह से है, जरा देखना 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखो इंडिविजुअल कंडक्ट मैंने कहा ना,
इस तरह से ये दो क्वेश्चंस आपने लिखे हुए थे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं और इस साल के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये सारी जो मैंने आपको तफसील बताई कि क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से कभी कभी मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में बगैर ट्रांसलेशन के दिए हुए वो पूछ लेते हैं कि इंडिविजुअल कंडक्ट वाली हदीसें लिखो। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो आंसर कैसे बनेगा इसका। आपने 3 पैराग्राफ्स बना देने मेरे अकॉर्डिंग, 3 पैराग्राफ्स बना दो। और उसने कहा था कि कोई 4 हदीसें तो जरूर यूज करना। हम बोलेंगे यार 4 नहीं, हम 5 यूज करके दिखाएंगे आपको, हमें फुल मार्क्स चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे किस चीज का, कि भाई हदीसों के अंदर जो हमने 20 हदीसें पढ़ी हैं, हमने जो 20 हदीसें पढ़ी हैं, ठीक है, वो ड्यूटीज और राइट्स दोनों को कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, सबसे पहले हमने कहा कि हमारी फर्स्ट ऑब्लिगेटरी थिंग जो हर मुसलमान से रिक्वायर्ड है वो है सिंसेरिटी। हर मुसलमान से जो रिक्वायर्ड है वो है सिंसेरिटी। बेटा ये वो सिंसेरिटी वाली वही हदीस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अद्दीनु अन नसीहा कुलना लिमन या रसूल अल्लाह। क्या मतलब कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रिलीजन इज सिंसेरिटी। कंपेनियंस आस्क कि टू whom ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी टू whom we have to be sincere। तो होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड टुवर्ड्स अल्लाह, टुवर्ड्स हिज मैसेंजर, टुवर्ड्स हिज बुक, टुवर्ड्स अल्लाह, टुवर्ड्स हिज बुक, टुवर्ड्स हिज मैसेंजर, टुवर्ड्स द कॉमन पीपल एंड टुवर्ड्स द मुस्लिम लीडर्स। ठीक है, तो आपने ये हदीस याद कर लेनी है बेटा। ये हदीस पहली भी है, आसान भी है, और दोनों जगह काम आती है। क्या मतलब, इंडिविजुअल में भी काम आती है और कम्युनल में भी काम आ जाती है। ठीक है मेरे भाई, कैसे इंडिविजुअल में भी काम आ जाती है, कम्युनल में भी काम आ जाती है? देखो, सिंसियरिटी टुवर्ड्स अल्लाह, हिज प्रॉफिट एंड हिज बुक, ये एक इंडिविजुअल का काम है। ठीक है, टुवर्ड्स द कॉमन पीपल एंड टुवर्ड्स द मुस्लिम लीडर्स, ये कम्युनिटी के अंदर आमतौर पर होता है। ठीक है, तो इस वजह से सिंसियरिटी के बारे में बताया। ब्रदरहुड की ये हदीस जरूर याद कर लेना, इंडिविजुअल कम्युनल दोनों में काम आ जाती है कि नन ऑफ यू बिलीव अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, नन ऑफ यू बिलीव अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ का क्या मतलब है? कि देखो, मैंने कहा था कि अगर आप ब्रदरहुड को एक छोटे मोटे लेवल की बात करते हो, क्या कहते हैं, लिटिल लेवल के ऊपर ब्रदरहुड की बात करते हो, तो फिर ब्रदरहुड काम आता है इंडिविजुअल के अंदर। और अगर बड़े लेवल पर, कंट्रीज के लेवल पर जो क्या कहते हैं ब्रदरहुड की बात करते हो, तो फिर काम आता है ये फिर क्या कहते हैं बड़े लेवल पर। ठीक है, यानी कम्युनल की लेवल पर काम आ जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पार्ट पैरा 2 के अंदर आप ये बातें जरूर लिख लो। ठीक है, क्या मतलब, पैरा 2 के ऊपर ये बातें इस तरह से लिख लें कि स्पीकिंग गुड, नेबर्स एंड गेस्ट। ठीक है, क्या मतलब, वो हदीसें जो हमारे इंडिविजुअल कंडक्ट की बातें हैं, वो आप जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पर मेंशन कर दो। इंडिविजुअल कंडक्ट की बातें जो हमारी 20 हदीसों में आई हैं। तो देखो, अभी अभी मैंने एक हदीस वही जो बयान की थी कि लेट हिम हू बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे वाली, उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी एक इंडिविजुअल मुस्लिम की, कि हमेशा गुड बोलना है या खामोश रहना है, या फिर गेस्ट के साथ अच्छा सलूक करना है और नेबर्स के साथ अच्छा सलूक करना है। तो ये इंडिविजुअल की बातें आपने जो क्या कहते हैं इस हदीस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपके जो क्या कहते हैं ये स्पीकिंग गुड और नेबर और गेस्ट वाला पॉइंट तो इसी में ही कवर्ड हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं लॉफुल एंड अनलॉफुल का क्या मतलब है? कि देखो, ये वो वाली हदीस है जो एक दफा एक कंपेनियन, ठीक है, ये देखना जरा, नंबर 2 पॉइंट को बयान कर रहा हूँ। नंबर 1 तो एक्सप्लेन पहले ही कर चुका था, इसलिए यहाँ पे अभी नहीं कर रहा। तो नंबर के जिसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट्स थी क्या कहते हैं गुड कैरेक्टर्स की। अब नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होली प्रॉफिट ने 3 रिक्वायरमेंट्स बताई हैं एक इंडिविजुअल के लिए जन्नत में दाखिल होने की। वो कैसे बताई हैं जरा सुनना। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक शख्स आता है, ठीक है, बेडोइन पर्सन होता है, मतलब देहात का रहने वाला होता है, इंटीरियर का रहने वाला होता है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि इफ आई परफॉर्म 5 टाइम्स प्रेयर्स अ डे and do fasting in the month of Ramadan and consider halal as halal and haram as haram, shall I enter paradise? Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, yes. यानी तू कंफर्म जन्नती है मेरे भाई। अब ये बंदा कंफर्म जन्नती कर दिया गया। हालांकि इसने तो जक़ात का भी डिस्कशन नहीं किया, हज का भी डिस्कशन नहीं किया, तो उसका स्कॉलर्स ये जवाब देते हैं कि देखो मेरे भाइयों, जक़ात और हज हर एक के ऊपर ऑब्लिगेटरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जक़ात और हज ये दोनों अमीरों के ऊपर ऑब्लिगेटरी होते हैं, और मे बी कि ये बंदा तो था ही गरीब, और मे बी कि उस वक्त आया हो जब हज ऑब्लिगेटरी हुआ ही ना हुआ हो। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि ये इसने 5 तो वो 3 बातें बताई, तो जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, कंसिडरिंग लॉफुल एंड अनलॉफुल। कंसिडरिंग लॉफुल एज लॉफुल एंड अनलॉफुल एज अनलॉफुल। तो लॉफुल को लॉफुल समझना, अनलॉफुल को अनलॉफुल समझना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है,
तो इतनी बात समझ लीजिएगा कि यानी हलाल को हलाल और हराम को हराम। देखो आजकल के जमाने में इसका बहुत बड़ा इशू है। एक बंदा नमाजें भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, लेकिन जिसको जो उसको स्कॉलर्स बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज हराम है, ये चीज हराम है, ठीक है, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे होते। ठीक है, आई बात समझ में? तो अहमद हुसैन अमीर इन इन तीन बातों में तो 100% इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे ना, बाकी उनको ज़कात और हज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसी तरह एक इंडिविजुअल से ये भी रिक्वायर्ड है इस पैराग्राफ के अंदर कि भाई देखो गुड डीड्स आर नॉट सो लिमिटेड। क्या मतलब गुड डीड्स आर नॉट सो लिमिटेड? कि भाई देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाली हदीस याद करें जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जिसको यहाँ पर आप कोट भी कर सकते हैं या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कौन सी वाली हदीस? एक मर्तबा एक कंपेनियन होली प्रॉफिट एक मर्तबा होली प्रॉफिट ने अपने कंपेनियन से कहा कि एवरी डे एवरी पर्सन मस्ट परफॉर्म अ चैरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी ज्वाइंट, ठीक है, ऑफ हिज बॉडी। क्या मतलब? एवरी पर्सन, क्या कहते हैं, मस्ट परफॉर्म अ चैरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी ज्वाइंट। आई बात समझ में? तो भाईजान ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से हर शख्स को अपने जो हर ज्वाइंट के बदले में एक चैरिटी डेली देनी है व्हेन द सन राइजेस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि या रसूल अल्लाह, हम तो इतने अमीर नहीं है, हम कैसे चैरिटी देंगे हर ज्वाइंट के बदले में? 200-300 ज्वाइंट्स हैं एक इंसान के, तो 300 ज्वाइंट्स के बदले में हर बंदा चैरिटी कैसे देगा? ठीक है, इतने अमीर तो नहीं है। तो इस पर वली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई सर्कल ऑफ द चैरिटी इज नॉट सो लिमिटेड। चैरिटी सिर्फ पैसों से नहीं होती, ठीक है, बल्कि आपने किसी की हेल्प कर दी, वो भी चैरिटी है। दो लोगों की लड़ाई हो गई थी, दो दोस्तों की, आपने उनको सुलह करवा दी, ये भी चैरिटी है। ठीक है, आपने जो है वो क्या कहते हैं, इसी तरह आपने मस्जिद की तरफ, एवरी स्टेप इज योर, एवरी ऑफ योर स्टेप इज चैरिटी, एंड सो ऑन एंड ऑन, कि इवन द स्माइल इज अ चैरिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें लिख दी। उसके बाद देखो हेल्पिंग विडोज पुअर्स एंड ऑर्फन्स वाली हदीस की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अस्साई अलल अरमिलती वल मसाकीन। ठीक है, वो बंदा जो विडोज और ऑर्फन्स की हेल्प कर रहा है, ठीक है, विडोज और पुअर्स की हेल्प कर रहा है, वो ऐसा है जैसे कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद कर रहा है, या सारी रात नमाज पढ़ रहा है, या सारा दिन रोजे रख रहा है। तो ये कितना बड़ा एक्ट ऑफ क्या कहते हैं, ग्रेटनेस है, कि एक बंदा अगर डेली बेसिस पर ये काम कर रहा है, ठीक है, कि ऑर्फन्स और पुअर्स की हेल्प वगैरह कर रहा है और विडोज की, तो उसको कितना बड़ा सवाब मिल रहा है कि सारी रात नमाज पढ़ने का, सारा दिन रोजा रखने का। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि भाईजान ऑर्फन के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी है ना कि द वन हु टेक्स केयर एंड ऑर्फन, ठीक है, विल बी इन पैराडाइज विद मी लाइक दीज टू फिंगर्स, ठीक है, लाइक दिस। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो फिंगर्स ज्वाइन करके बताया, ठीक है, जो साइन ऑफ द दोस्ती होता है ना, कि बिल्कुल करीब करीब होंगे। ठीक है, मैं और वो बंदा जो ऑर्फन को टेक केयर करता है। ठीक है, तो ये वाली हदीसें लिख दो। इसी तरह देखो जिहाद की टाइप्स के बारे में लिख दो कि यार इंटरनल जिहाद जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन को करना होता है इंटरनल जिहाद। ठीक है, तो जिहाद की टाइप्स के बारे में लिख दें। इसी तरह फिजिकल और वर्बल एफर्ट्स टू स्टॉप द इविल, आप ये लिख सकते हैं, फिजिकल और वर्बल एफर्ट्स टू स्टॉप द इविल, ये भी जिहाद है। आपको याद होगा वो मशहूर हदीस जो हदीस नंबर 6 या 7 है कि whosoever of you sees an evil action should stop it with his hand, if he is not capable to do so then by his words, if he is not capable to do so then by his heart। तो देखो मेरे भाइयों एक बात को समझो कि whosoever of you sees an evil action वाली हदीस ना इंडिविजुअल और कम्युनल दोनों में आ रही है, क्योंकि इसके अंदर बाय हिज हार्ट वाली हदीस भी है। ठीक है, आ गई बात समझ में? उज़ैफा ये सब फ्रॉड चीटिंग धोखा है, समझ गया? फेयर डीलिंग एंड लॉफुल अर्निंग, फेयर डीलिंग एंड लॉफुल अर्निंग का मतलब क्या है कि ये भी एक इंडिविजुअल से रिक्वायर्ड है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नो वन ईट्स बेटर फूड देन दैट व्हिच ही ईट्स आउट ऑफ द वर्क ऑफ हिज ओन हैंड, कि कोई भी शख्स इससे बेहतर, तो ये वाली हमारी 20 हदीस के अंदर इंक्लूडेड है। लॉफुल अर्निंग के बारे में आपने लिख दी। ठीक है, हाँ, हदीसों को एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा कर दें आप, ठीक है, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, काइंडनेस इन द बिजनेस, वो वाली मशहूर हदीस कि वो जो क्या कहते हैं, मे क्या क्या कहते हैं, मे गॉड शो मर्सी टू द वन हु इज काइंड व्हाइल सेलिंग, हु इज काइंड व्हाइल बाइंग, हु इज काइंड व्हाइल डिमांडिंग द मनी बैक। ठीक है, तो ये वाली लिख दो। मॉडेस्टी प्रोड्यूसेस नथिंग बट गुड वाली हदीस लिख दो। तो मेरे भाइयों एक बात को याद रखना कि मैंने तो 7 हदीसें, 7 हदीसें दी हुई हैं, लेकिन अगर आप 5 भी उसमें से वर्ड टू वर्ड याद करके चले गए, बाकी को अपने वर्ड्स में लिख कर आ गए, तो कोई इश्यू नहीं है, इंडिविजुअल कंडक्ट वाले, लेकिन सारे वो काम लिखने जो हमारी सेट हदीस में हैं।
अगर आपने इंडिविजुअल कंडक्ट वाले वो काम लिखे जो हमारी सेट हदीस में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तहज्जुद पढ़ने का जिक्र यहाँ पर नहीं है कि एक इंसान को तहज्जुद पढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा उसका सवाब है, नहीं है जिक्र। कुर्बानी करना, जो रमजान वो क्या कहते हैं बकरीद के अंदर कुर्बानी करना एक बंदे को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। अब आप वो वाली हदीसें लिखोगे तो यूजलेस हो जाएंगे मेरे भाई। आ गई बात समझ में? क्योंकि उसने कहा है सेट हदीस जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, उसके बाद आ जाओ, देखो ये वाली बात, नंबर, देखो नंबर 2। ठीक है, ये वाला था ना, हम ये कर रहे थे यूजिंग द सेट हदीस वाला। अब हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से नंबर 2 के ऊपर। ठीक है भाई, कम्युनल वाला इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल आप करके जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम आ जाते हैं कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जस्ट अ मिनट, समझो। ठीक हो गया? सुने, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। राइट एन अकाउंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ हदीस ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। और देखो बेटा, इन दोनों का मिलाकर 10 मार्क का आता है। ठीक हो गया, इन दोनों का मिलाकर 10 मार्क का आता है कि होली प्रॉफिट की लाइफ टाइम और कंपेनियंस की लाइफ टाइम इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ, इनका मिलाकर 10 मार्क का आता है। और ड्यूरिंग द क्या कहते हैं पीरियड ऑफ द सक्सेसर ऑफ सक्सेसर्स, इसका अलग से 10 मार्क का आता है मैनी अ टाइम। ठीक हो गया भाई? ठीक है, उसके बाद देखो रीजंस ऑफ द कॉम्पिलेशन अलग से 10 मार्क का आता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इन तीनों का अलग से 10-10 मार्क का क्वेश्चन आएगा कैसे? एक ओवरव्यू दे रहा हूं, पढ़ाई भी सारी चीजें हैं। ठीक है, और नहीं दिया कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुकून से क्लास लें। अब कौन सी पीएसटी की क्लास है? अच्छा, अब जरा देखिएगा हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिलेशन ऑफ द हदीस। देखो सबसे पहले, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये इस तरह से आया हुआ है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉम्पिलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, एज ऑफ द प्रॉफिट एंड कंपेनियंस। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस और पूरा सोर्स ऑफ लॉ यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो कुछ बच्चे अभी भी मुझे कह रहे हैं सर टॉपिक नंबर 2 सेंड कर दें, क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग। तो बेटा वहां पे और क्या चाहिए आपको, आप जरा यूट्यूब का चैनल जाकर देखें, प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई हुई है अलग अलग चैप्टर्स की, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वर्क किया कि आपके पेपर 2 जब तक आप हिस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे तो मैं ये काम कर करके अपलोड करता जाऊंगा। वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब जाके आप वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले। तैयब तू कर, नहीं भी करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, तेरा बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। अच्छा अब सुनिएगा कि ये देखें कि राइट एन अकाउंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। ठीक है, दूसरी चीज कि होली प्रॉफिट की लाइफ टाइम में कलेक्शन ऑफ हदीस कैसे हुई। दूसरा, टाइम ऑफ द कंपेनियंस इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद जो है वो क्या कहते हैं किस तरह हदीसें कंपाइल्ड हुई हैं। तो देखो सबसे पहले ना आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया सिर्फ किस चीज का, इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस 1 लाइन, और इंट्रोडक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ हदीस के कलेक्शन स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद देखो आपने पैरा 2 बनाया, और पैरा 2 को आपने बताया कि ये पैरा 2 एक्चुअली स्टेज 1 है। ठीक है, ये स्टेज नंबर 1 है पैरा 2। ठीक है, कि फर्स्ट सेंचुरी ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। देखो बेटा फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ना 2 पार्ट्स थे। एक ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, वो था 1 PH से लेकर 11 AH तक। ठीक है, यानी 23 ईयर्स। और एक पार्ट है होली प्रॉफिट की लाइफ के बाद का, जो था 11 AH से लेकर 99 AH तक। ठीक है, वो कंपेनियंस का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, इसमें जो है भाईजान आप क्या कहेंगे, इसको ऑब्जर्विंग पीरियड ऑफ हदीस बताओगे, और ये बताओगे कि कंपेनियंस ने इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ को ऑब्जर्व किया और एक एक बात को प्रिजर्व किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको मोटिवेट किया कि हदीसें कंपाइल्ड होनी चाहिए, और क्या कहते हैं हदीसें कंपाइल्ड होनी चाहिए, हदीसें प्रिजर्व्ड होनी चाहिए। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पास ऑन नॉलेज फ्रॉम मी इफ इट बी ओनली 1 सेंटेंस, और कोई भी चीज पास ऑन हो ही नहीं सकती जब तक कि वो प्रिजर्व ना हो।
ठीक है, और कॉम्पिलेशन का पहला स्टेज प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहते हैं पिलग्रिमेज में भी कहा था कि ही हु इज प्रेजेंट हियर शुड कन्वे दिस मैसेज टू द वन हु आर नॉट प्रेजेंट। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पेशल स्टूडेंट होते थे असहाब सुफ़्फ़ा, जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आगे प्रिजर्व करते थे और आगे स्प्रेड करते थे। और इसी तरह फिर उन्होंने 3 मेथड्स यूज किए थे, ये भी आपने मेंशन कर दिया। और वो जो एक मतलब देखो, पर सब लोग इस बात को मानते हैं कि देवर मेमोराइजिंग द हदीस, सब लोग इस बात को मानते हैं देवर प्रैक्टिसिंग द हदीस, लेकिन कुछ लोगों को खामखा के पंगे होते हैं कि यार रिकॉर्ड कीपिंग हो रही थी या नहीं, यानी लिख रहे थे या नहीं। तो भाईजान लिखी भी जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपेनियंस को कहा टेक हेल्प फ्रॉम योर राइट हैंड। एक कंपेनियन ने आके कहा कि यार मेमोरी वीक है मेरी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई लिख लिया करो। नंबर 2 कि अब्दुल्लाह इब्ने अमर सब कुछ लिखने लगे, तो एक कंपनी ने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई क्यों सब कुछ लिखते हो, वो बातें लिखा करो जो होली प्रॉफिट एडवाइस करें। होली प्रॉफिट से कभी मिस्टेक हो सकती है, नाउज बिल्ला। ठीक है, वो भी एक इंसान है। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए अब्दुल्लाह इब्ने उमर इन आदमी को लेकर, और होली प्रॉफिट ने मैटर रिजॉल्व कर दिया कि नहीं नहीं मेरे भाई, ये मैसेंजर की टंग है, इससे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, नथिंग रॉन्ग कैन कम आउट ऑफ इट, एज आई ओनली स्पीक द ट्रुथ, राइट व्हाटएवर यू वुड लाइक टू राइट। और इसी तरह अबू हुरैरा के वो कमेंट के नन ऑफ द कंपनीज प्रिजर्व द हदीस मोर देन माई सेल्फ एक्सेप्ट अब्दुल्लाह इब्ने उमर एंड he used to write and I did not, ये होली प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ टाइम हो गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की बातें आप लिखना शुरू करो। और स्टेज 2 इसको कहा जाता है स्प्रेडिंग पीरियड ऑफ हदीस, क्योंकि इसके अंदर कंपेनियंस पूरी दुनिया में फैल गए, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हदीसों को स्प्रेड किया। और जाबिर बिन अब्दुल्ला वाली एग्जांपल दे दो कि यार एक हदीस को सिर्फ उसके डायरेक्ट नैरेटर से सुनने के लिए क्या किया था, वो पूरे महीने का क्या कहते हैं ट्रैवलिंग की। और उसके बाद आप बता दो कि भाईजान जो है वो क्या कहते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द कंपेनियंस हु नरेटेड द हदीस, नंबर ऑफ द हदीस याद करके जाना है कि अबू हुरैरा नरेटेड 5374 हदीस, हज़रत आयशा नरेटेड 12210 हदीस, और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 1660, अब्दुल्लाह इब्ने उमर 1630, और जाबिर बिन अब्दुल्लाह। देखो मैंने ये सीक्वेंस बना दिया है ना, ये देखो सीक्वेंस है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना दिया है कि बड़े से छोटा। ठीक है, कि सबसे बड़ा नंबर उसके बाद छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उसके छोटा, इसके याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबकी हदीसें लिख कर आना। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी की याद ना आ रही हो, ठीक है, और आपको शक हो रहा है और 1560 थी या 1570, तो लिख दो अराउंड 1600। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद इनकी बुक्स भी लिखो कि भाई क्या कहते हैं वाइव्स ऑफ द होली प्रॉफिट ने भी हदीसें प्रिजर्व की हज़रत आयशा के अलावा। और इसी तरह वर्डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ द कैलिफ्स भी प्रिजर्व कर लिए गए। और इस जमाने की जो बुक्स थी फर्स्ट सेंचुरी की, वो भी लिख दी। ठीक है, और ये सारी की सारी बुक ना मुस्नद ऑफ इमाम अहमद के अंदर अभी भी हमारे पास प्रिजर्व मौजूद है। ठीक है भाई, तो ये आपने रिवीजन लिख दिया। सुनो मेरे भाइयों, ये हो गया फर्स्ट सेंचुरी का क्वेश्चन। जब फर्स्ट सेंचुरी का क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ होली प्रॉफिट की लाइफ और कंपेनियंस की लाइफ, तो ये लिखते हैं। लेकिन चलो अगर खुदा ना खास्ता कभी भी देखो, ये तो इंपॉर्टेंट था, कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी का मिलाकर आ जाए। ठीक है, इस तरह से, ये मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं दिया है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी का इस तरह से मिलाकर आ जाए। ठीक है, यानी होली प्रॉफिट, ये फर्स्ट सेंचुरी जिसमें होली प्रॉफिट और कंपेनियंस है, और सेकंड सेंचुरी जिसमें ताबेइन यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उसका उसका पैराग्राफिंग फिर पैरा 1 तो बिल्कुल वही हो जाएगा ना भाई। ठीक है, पैरा 1 और 2 तो बिल्कुल वही हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन और फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट डिटेल से लिख दो। और जो है वो क्या कहते हैं सेकंड सेंचुरी फिर ये वाली लिख दो, बना दो, जिसमें 3 बड़ी बुक्स कंपाइल्ड हो गई थी। ठीक हो गया भाई, सेट हो गया। उसके बाद आ जाओ, क्या कहते हैं, ये ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पहले वाला फर्स्ट सेंचुरी वाला, और एक ये थर्ड सेंचुरी वाला। ठीक है, थर्ड सेंचुरी वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर्स कहते हैं, तबा ताबेइन कहते हैं, फॉलोअर्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ कंपेनियन का वर्ड भी इसी के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है भाई। रयान पहले सुन ले अभी पेपर, फिर आखिर में शायरी करेंगे। ठीक है, तो अगला देखिएगा कि सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर वाला काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखो बेटा, इसकी वजह से ना आपका सेहा सित्ता भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेहा सित्ता थर्ड सेंचुरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन है। तो सबसे पहले तो आपने क्या कर देना है, इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस दे देना है, स्टार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर 1 मार्क। होली प्रॉफिट की लाइफ टाइम में क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गई थी, फिर फर्स्ट सेंचुरी में हुई, ऑब्जर्विंग और स्प्रेडिंग पीरियड कहलाता है, फिर सेकंड सेंचुरी में हुई, दैट इज कॉल्ड राइटिंग एंड सॉर्टिंग पीरियड। ये लेकिन सब का सब 1 लाइन के अंदर 2 लाइन के अंदर आ गया, आपने ज्यादा डिटेल नहीं दी, क्योंकि बेटा देखो थर्ड सेंचुरी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। थर्ड सेंचुरी सक्सेसर ऑफ सक्सेसर जो सेंचुरी थी वो थर्ड सेंचुरी थी। ठीक है मेरे भाई,
तो 1 लाइन की इंट्रोडक्शन दे दी, उसके बाद आप आ गए कि इसके अंदर सेकंड सेंचुरी के अंदर, थर्ड सेंचुरी के अंदर क्या क्या हुआ, उस्मा और रिजाल की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। और ये बता दिया कि भाई थाउजेंड्स ऑफ द नैरेटर्स के बायोग्राफिकल अकाउंट प्रिजर्व कर लिए गए। और फिर उसके बाद बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा वगैरह की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, मुस्नद मुसन्नफ के बारे में बताया, ठीक है। और इसके लिए परेशान नहीं होना है, मैंने बना बनाया आंसर आपके नोट्स में दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? बना बनाया आंसर आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, बना बनाया आंसर आपके नोट्स में है। मुस्नद मुसन्नफ भी उसके अंदर मतलब वरना मुस्नद मुसन्नफ इटसेल्फ 10 मार्क का आता है, ठीक है। सियासत्ता इटसेल्फ 10 मार्क का आता है। मैंने बना बनाया समराइज्ड आंसर आपको दे दिया है कि भाई सारे सियासत्ता की डिटेल नहीं देनी है, बुखारी और मुस्लिम की डिटेल दे दो, ठीक है। बाकी की बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन 1 लाइन वाला दे दो। उसके बाद आ जाओ, इसके अंदर 4 शिया कलेक्शंस भी आ जाती हैं, क्योंकि वो 4th सेंचुरी में कंपाइल्ड हुई हैं, ऑल्दो के सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर्स के बाद हैं। लेकिन एंडिंग के तौर पर एग्जामिनर कहते हैं यार 1 मार्क में आपको इसका दे दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आपने शिया कॉम्पिलेशन के नाम लिख दिए, उनके कंपाइलर्स के नाम लिख दिए, दैट विल बी इनफ, ठीक है। इज इट क्लियर? कोई इशू है इसके अंदर? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, ये हो गया 4 शेयर कलेक्शंस, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, आप ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चन की पैराग्राफिंग पूछ रहे हो ना, तो यार थोड़ा सा, अब देखो मैंने इतनी मेहनत कर दी है ना, तो आप थोड़ा सा उसको अवेल करें। आप जाएं यूट्यूब पर और मुस्नद मुसन्नफ का क्वेश्चन क्लिक करें, आपको पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर घंटे भर का मिल जाएगा, ठीक है। आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, उसके अंदर पूरी पैराग्राफिंग हुई भी होगी, डिटेल होगी, और उसका नोट्स का रेफरेंस भी गिवन होगा, ठीक है। स्लाइड भी आ रही होंगी। तो एक एक टॉपिक यानी पूरा हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, पूरा सोर्स ऑफ लॉ मैंने अपडेट कर दिया है, क्या कहते हैं, और इवन सलाह भी अपडेट कर दिया है, सारे आर्टिकल्स भी अपडेट कर दिए हैं। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन की डिटेल चाहिए ना, तो वहां जाओ। मैं यहाँ इंडिविजुअल क्वेश्चन की डिटेल नहीं बता सकता अभी आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारा कुछ करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कि देखो मेरे भाई, ये तो मतलब ये मैंने पैराग्राफिंग आपको बताई ना, 3rd सेंचुरी वाले क्वेश्चन की, ये पूरी पैराग्राफिंग मैंने आपको बताई, ठीक है। तो और मार्क्स भी मैंने मेंशन कर दिए कि यार कितने मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स किस पैराग्राफ के आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाओ मेरे भाइयों कि रीजंस ऑफ द कॉम्पिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। देखो रीजंस ऑफ द कॉम्पिलेशन का जो क्वेश्चन आता है ना, वो इस तरह से आ जाता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आफ्टर द टाइम ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स क्यों हदीसें कंपाइल्ड हुई हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपने ना हदीस का इंट्रोडक्शन दिया और हदीस की कॉम्पिलेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाईजान कंपेनियंस जो राइटली गाइडेड कैलिफ थे ना, तो राइटली गाइडेड कैलिफ्स का हाल ये था कि वो हर हदीस के ऊपर अमल करते थे, तो हदीसें खुद प्रिजर्व हो रही थी। बट राइटली गाइडेड कैलिफ्स के बाद जो है वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट्स जो है वो मोर पॉलिटिकल हो गई। पहले गवर्नमेंट होती थी रिलीजियस, ठीक है, और अब हो गई मोर पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होने की वजह से उन्होंने रिलीजन के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया, तो स्कॉलर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, स्पेशली 1st सेंचुरी के मिड के बाद से, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो स्कॉलर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो अब क्यों ली स्कॉलर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों? क्योंकि उनको नजर आता था कि यार आहिस्ता आहिस्ता करके सारे ही स्कॉलर्स ऑफ हदीस डाइड हो रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप क्या कर दें, हदीस को कंपाइल करके रख दें, ठीक है। तो नंबर 2, इस्लाम स्प्रेड हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो जरूरी है कि नए नए मुसलमानों के पास कोई ट्रेजर ऑफ हदीस हो, वरना वो हदीसें कैसे फॉलो करेंगे। नंबर 3, कुरानिक कमांड टू फॉलो द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, कुरान की कमांड थी कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। तो यार होली प्रॉफिट को फॉलो तो जब करोगे ना जब उनकी हदीसें हमारे पास प्रिजर्व्ड होंगी, जब उनकी हदीसें हमारे पास प्रिजर्व्ड ही नहीं होंगी, ठीक है, तो आप फॉलो कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो एक और रीजन ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम आ रहे हैं पैरा 3 के ऊपर। पैरा 3 में एक और इशू ये क्रिएट हुआ कि यार हदीसें ना लोग झूठी बनाने लगे, तो जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक कलेक्शन ऑफ हदीस नहीं होगा, तो हम कहाँ से हदीसों को फॉलो करेंगे। लिहाजा हदीस फॉर्जरी का जो प्रॉब्लम था वो भी खत्म हुआ हदीस की कॉम्पिलेशन की वजह से, ये भी एक रीजन हो गया। हदीस को इसलिए भी कंपाइल किया गया कि भाईजान ये हदीस सोर्स ऑफ तफसीर है, सोर्स ऑफ तफसीर है, ठीक है। यानी एक कुरान की एक्सप्लेनेशन की सोर्स है, तो अगर वो ऑथेंटिक नहीं होगी तो आप क्या मतलब, फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसका फुल आंसर भी बुक में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आ जाए सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंक, अगर आपके पास पुरानी वाली बुक होगी तो नहीं होगा, नई वाली बुक में मौजूद है, वरना आप जो है वो क्या कहते हैं जाकर देख लेना, उसमें मौजूद है, ऑनलाइन में भी मौजूद, वो ऑनलाइन जो नोट्स हैं उसमें भी मौजूद है, ठीक है। सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग यानी जायज नाजायज हराम हलाल के लिए भी हदीस यूज होती है। तो अगर हदीसें कंपाइल नहीं होंगी तो हमें कहाँ से पता लगेगा कि क्या चीज हदीस में हलाल है क्या चीज हराम है, ठीक है।
तो ये फोर्जरी ऑफ हदीस। और फाइनली हदीस की ऑथेंटिसिटी यानी वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है कि हदीसें कंपाइल्ड हो, तो इसलिए कंपाइल्ड की गई। और फाइनली कंक्लूजन हमने ये बता दिया कि बिकॉज ऑफ दीज अबव रीजंस वी कंपाइल्ड ऑल द अहादीस। तो बेटा देखो मैंने पूरे 10 मार्क का क्वेश्चन आंसर बना के दे दिया, हालांकि ये पहले 4 मार्क का आता था, लेकिन अब 2 मरतबा 10 मार्क का आ चुका है। तो आपके लिए भी 10 मार्क के आने के बहुत चॉइस क्या कहते हैं चांसेस मौजूद हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, बहुत चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन का टॉपिक इस दफा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, अब आ जाओ इस कॉम्पिटिशन के टॉपिक के लिए, आ जाओ आगे आ जाओ। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैंने आपको सनद मतन और मुस्नद मुसन्नफ, ये 10 मार्क का आता है, और ये मुस्नद मुसन्नफ 10 मार्क का आता है। ठीक है, लेकिन इन कमबख्तों ने इसको मिलाकर, पूरे 4 को मिलाकर एक 10 मार्क का क्वेश्चन बना दिया था। तो जब 4 को मिलाकर एक 10 मार्क का क्वेश्चन बना दिया था, तो अब ये जो है वो क्या कहते हैं आसान हो गया। तो बच्चे पूछते हैं सर इसकी पैराग्राफिंग कैसे होगी? कोई मसला नहीं बेटा, सनद का एक पूरा डिटेल पैराग्राफ बनाओ, उसी के अंदर उसके रूल्स भी लिख दो। मतन का एक डिटेल पैराग्राफ बनाओ कि मतन किसे कहते हैं, उसके रूल्स भी लिख दो। और यहया मालिक नाफे अब्दुल्लाह इब्ने उमर वाली हदीस भी आ जाएगी, सनद वाले में ही एक दफा आ जाएगी, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर मुस्नद की डेफिनेशन बताओ, उसकी सारे फीचर्स लिख दो एक पैराग्राफ बनाकर। मुसन्नफ की डेफिनेशन बताओ, उसके सारे फीचर्स लिख दो एक पैराग्राफ बनाकर। कुछ बात समझ आ रही है मेरे भाइयों? ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। वैसे रिव्यू बुक के अंदर इसका आंसर मौजूद है कि किस किस तरह एक एक पैराग्राफ के अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अगर ये पूरे 4 के 4 एक साथ आ जाए। सबसे पहला पैराग्राफ बनाया इंट्रोडक्शन ऑफ सनद एंड मतन का। ठीक है, इज इट क्लियर? और उसके अंदर आपने जो है वो क्या कहते हैं सनद और मतन के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर जो है वो क्या कहते हैं आपने वही वो भी लिख दी डेफिनेशन, वो हदीस भी लिख दी एग्जांपल वाली। ठीक है, या मालिक नाफे वाली। उसके बाद आपने रूल्स ऑफ सनद का और मतन का एक पैराग्राफ बना दिया। रूल्स ऑफ सनद एंड मतन का एक ही पैराग्राफ बना दिया, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सनद एंड मतन का एक बनाया, रूल्स ऑफ सनद एंड मतन का एक, यानी समराइज कर दिया। तो समराइज करके आपने यहाँ पर, अब बच्चा बोलता है सर पूरे समराइज कैसे करें, हमने तो 10 मार्क का पढ़ा है। तो ऐसे करो ना यार, मैंने बना के दे दिया है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब रिव्यू बुक के अंदर तो ये मौजूद है, और जो हमारे नोट्स की बुक है उसके अंदर डिटेल से मौजूद है, तो उसको आप कुछ समराइज कर लीजिएगा, वरना इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुस्नद और मुसन्नफ कलेक्शन का एक पैराग्राफ बना दिया, और मुस्नद मुसन्नफ की डेफिनेशन भी बता दी, और उसकी डिटेल भी बता दी, और उसकी एग्जांपल्स भी लेकर आ गए कि भाई मुस्नद मुसन्नफ की एग्जांपल्स देखो। मुस्नद कलेक्शंस वो होती हैं, गौर से सुनना, मुस्नद कलेक्शंस वो होती हैं दैट आर बेस्ड ऑन सनद। उसमें जो चैप्टर्स के नेम होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द फर्स्ट नैरेटर ऑफ हदीस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द फर्स्ट नैरेटर ऑफ हदीस, यानी कंपेनियन होता है। अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ कंपेनियन उसके नाम होते हैं, तो लिहाजा जो है वो क्या कहते हैं वो मुस्नद कलेक्शंस होती हैं, और बेस्ड ऑन सनद होती हैं। एक होती है मुसन्नफ कलेक्शन। मुसन्नफ कलेक्शन वो होती है जो बेस्ड ऑन टॉपिक होती हैं, यानी उसमें चैप्टर्स के नेम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑफ लॉ होते हैं। यानी नमाज का एक चैप्टर बना दिया, उसके अंदर सारी हदीसें नमाज से रिलेटेड। ज़कात का एक चैप्टर बना दिया, उसमें सारी हदीसें ज़कात से रिलेटेड। तो अब जितनी सिहा सित्ता है ना, वो सारी की सारी मुसन्नफ है। सिहा सित्ता बुखारी मुस्लिम तिरमिजी वगैरह जो 3rd सेंचुरी की कॉम्पिटिशंस हैं, वो मुसन्नफ है। और मुस्नद ऑफ इमाम अहमद, ये ग्रेट एग्जांपल है मुस्नद कलेक्शंस की। मुस्नद ऑफ अबू याला, ये ग्रेट एग्जांपल है मुस्नद कलेक्शंस की। ठीक है मेरे भाई, तो समरी मैंने आपको बना के दे दी। मुस्नद कलेक्शन का एक पैराग्राफ, और उसके बाद देखो मुसन्नफ कलेक्शन का एक पैराग्राफ। ठीक है भाई, तो अगर ये चारों एक साथ आ गए तो समरी आपके पास, चारों अलग अलग आए तो डिटेल आपको मालूम है। ठीक है, कंक्लूजन का आपने 5 पैराग्राफ 5th पैराग्राफ बना दिया। ठीक है, कि इन चारों का आपस में रिलेशन क्या है, कि मुस्नद बिलोंग करती है सनद से, मुसन्नफ बिलोंग करती है मतन से। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, देखना क्वेश्चन, दोबारा बता रहा हूँ, ये पूछा था रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबके पैराग्राफ बनाने के बाद 4th 5th पैराग्राफ के अंदर रिलेशनशिप का बताना जरूरी है। ठीक है, एक पैराग्राफ ये बनाया, दूसरा ही बनाया, तीसरा ही बनाया, चौथा ही बनाया, और 5वां ये बना दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाए हम। अच्छा जी, अगर सनद मतन का इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आता है? ये लो ऐसे आता है, 5 के 5 सेम क्वेश्चन हैं। ओ भाईजान, एक बच्चा बुद्धू पूछ रहा है कि सर ये सनद मतन मुसन्नफ मुसन्नफ मिलाकर 10 मार्क का, वो 20 मार्क का आएगा।
वो यार 20 मार्क का कोई पार्ट आता है क्या एग्जाम में? कोई नहीं आता ना इस्लामियत में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 10 मार्क में इन सबकी समरी कर लो। ठीक है, और समरी कैसे बनाएंगे मैंने आपको बनाकर दिखा दी। लेकिन अगर आमतौर पर इंडिविजुअल आते हैं, यानी सनद का अलग 10 मार्क का, सनद मतन का अलग 10 मार्क का, और मुस्नद मुसन्नफ का अलग 10 मार्क का, तो सनद मतन का अगर 10 मार्क का आएगा तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे। और इसकी पैराग्राफिंग कितनी आसान है। पहला पैराग्राफ देखो, ये हो गई इसकी पैराग्राफिंग, सिंपल। ठीक है, कोई इशू है इसके अंदर? रफड़ा ही कोई नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। और ये देखो, अगर सिर्फ सनद का 10 मार्क का आ जाए तो ये रहा आपके सामने। ठीक है, पैराग्राफिंग आपके सामने सिर्फ सनद का 10 मार्क का आया हुआ है। ठीक है, ये भी जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों इस दफा का। ये देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हदीस, हाउ इज ईच हदीस क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, नंबर वन, यहाँ तो चलो 7 की 7 आ जाएंगी। 7 कौन सी हैं? सही, हसन, जईफ, अहाद, मुतवातिर। ठीक है, और मशहूर। और सही, हसन, जईफ, मौजू, अहाद, मुतवातिर, मशहूर, यानी मेन और सब दोनों आ जाएंगी। लेकिन आमतौर पर ना ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा जिसके अंदर 3 टाइप्स आती हैं। ठीक है, यानी सही, हसन और दईफ। आई बात समझ में? तो ये मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर डिटेल एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं आपको। ठीक हो गई। सबसे पहला पैराग्राफ बनाओगे बेटा इसका सिंपल, कि इंट्रोडक्शन ऑफ सनदन मतन। बच्चा बोलता है सर ये सनदन मतन यहाँ क्यों आ गया? भाई सनदन मतन यहाँ इसलिए आ गया कि सनदन मतन यहाँ पे इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि सनद और मतन की बेस पर ही सारे सही, हसन, ज़ईफ ड्राइव्ड होते हैं। ठीक है, सनद और मतन की बेस के ऊपर ही सही, हसन, ज़ईफ, अहाद, मुतवातिर ड्राइव्ड होकर आते हैं। नंबर टू, के जो है वो क्या कहते हैं, सही के अंदर द ऑथेंटिक हदीस। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सही का अपना पैराग्राफ बनाया। ठीक है, हसन का अपना पैराग्राफ बनाया, और ज़ईफ का अपना पैराग्राफ बनाया। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जरा देखो, सही के पैराग्राफ में आपने ये सारी डिटेल बता दी। ठीक है, सही के पैराग्राफ में आपने ये सारी डिटेल बता दी कि सही की डेफिनेशन देखो बेटा। अगर इसमें समराइज डेफिनेशन लिख कर आए ना कि सही वो होती है जिसकी वीकनेस नहीं होती चेन में भी और नॉट नॉट इन टेक्स्ट, तो आप गए। ठीक है, 4 भी नहीं आएंगे आपके। पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि सही की क्या डेफिनेशन है, हसन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, और क्या कहते हैं सनद की कौन सी रिक्वायरमेंट है, मतन की कौन सी, देख सकते हैं आप, और एग्जाम्पल भी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाओ हसन, एग्जाम्पल जरूर याद करके जाना। ठीक है, ये देख लो हसन आपके सामने आ गया। ठीक है, तो अब ये जो हसन हदीस है, तो स्लाइट वीकनेस ओनली इन द चेन, लेकिन क्या इससे बात बनेगी? नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर हसन की पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, कि भाई कौन सी वीकनेसेस हो सकती हैं, कोई एक्सीडेंशियल प्रॉब्लम वगैरह, वो सारी चीजें जो आपको पढ़ाई में वो लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं आपको साथ साथ ये बताता जा रहा हूँ कि मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, कि कौन से आंसर में क्या क्या पैराग्राफिंग बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सारा अभी पढ़ाने बैठा हूँ। एक बात याद रखना कि अगर आपको डिटेल चाहिए तो यूट्यूब पर मैंने डाल दी है, जाकर सुन लेना मेरे भाई। ठीक है, डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, वहां बहुत डिटेल से डाला हुआ है, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो वहां जाके सुन लेना। ठीक है, देखो, ये जरूर याद रखना कि 3 कंडीशंस होती हैं किसी भी हदीस को ज़ईफ डिक्लेयर करने की, और किसी ज़ईफ हदीस को यूज करने की भी 3 ही कंडीशंस होती हैं। आ गई बातें समझ में? ठीक है, कि हदीस को ज़ईफ डिक्लेयर करने की भी 3 कंडीशंस होती हैं, और किसी हदीस, ज़ईफ हदीस को यूज कर हो सकती है या नहीं, उसकी भी 3 ही कंडीशन होती है। ठीक है, अच्छा, मौजू हदीस तो आपको पता है कि ये फैब्रिकेटेड वाली होती है। ठीक है, कि जो हदीस ही नहीं होती। सब कैटेगराइजेशन में मुतवातिर लिख लेना भाई, एक अहाद लिख लेना, एक मशहूर लिख लेना। ठीक है, अच्छा, अब देखो, मैं ये बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि अहाद, मुतवातिर और मशहूर की एग्जांपल्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, और एक ही पैराग्राफ में तीनों को लिख दो। 3 सब कैटेगरीज हैं, तीनों को लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आ जाओ मेरे भाई, कि अगर हम आ जाते हैं कि क्या कहते हैं इसके ऊपर, हदीसों के ऊपर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द हदीस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है ना मेरे भाइयों, वो क्या है? प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, ये पेपर 1 में मैं बहुत तफसील से समझा चुका आपको। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ पेपर 1 के गेस्ट पेपर के रिव्यू में भी, और इसके भी सारे के सारे आंसर जो है ना आपके पास मौजूद हैं यूट्यूब पर। अगर आपको कोई वीकनेस फील हो रही है ना इसमें,
तो जरूर जाके सुन लीजिएगा, मैंने पूरा सोर्स ऑफ लॉ उठाकर यूट्यूब के हवाले कर दिए। ठीक है, तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा इससे इंशाल्लाह। ठीक हो गया भाई। तो देखो मैंने हदीस एज द हदीस और कुरान का 10 मार्क वाला क्वेश्चन बनाया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजमा का अपना 10 मार्क का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुरान और हदीस का रिलेशन जो इजमा के साथ है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पूछता है सर ये फर्स्ट टू तो बहुत क्लियर है सर, ये जो एट्थ वाला है इसकी पैराग्राफिंग कैसे होगी? तो बेटा पैरा 1 बन जाएगा कुरान का और एक एग्जाम्पल, ठीक है, और पैरा 2 बन जाएगा हदीस का, ठीक है, और एग्जाम्पल उसकी कुरान और हदीस के साथ रिलेशन की। पैरा 3 बन जाएगा इजमा का, और इजमा के अंदर एक एग्जाम्पल कुरान वाली दे दो, एक एग्जाम्पल हदीस वाली दे दो। आंसर ही बेस्ट आंसर बन गया। और इसमें 3 पेजेस 2.5 पेजेस तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, यानी इजमा की एक वो एग्जांपल दे दो तरावी वाली जो हदीस के साथ डिपेंड करती है, एक एग्जांपल दे दो वो वाली क्या कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज वाली, वो कुरान के साथ डिपेंड करती है। ठीक है, करंट एग्जांपल मांगी है तो वो साइटनिंग ऑफ द मून वाली दे दो। ठीक हो गया मेरे भाई? ठीक है ना? और बच्चा बोल रहा है कि भाई कुरान और हदीस का रिलेशन तो यार ये तो 10 दफा पढ़ा चुका, देख लो एक नजर। ठीक है, एक नजर देखना है तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, बार बार तो नहीं पढ़ाऊंगा। कि कुरान और हदीस का अगर रिलेशन आ जाता है तो पहला पैराग्राफ कुरान का, दूसरा पैराग्राफ हदीस का, और तीसरा पैराग्राफ कुरान और हदीस के रिलेशन विद एग्जांपल्स का जो सबसे डिटेल्ड है, और चौथा पैराग्राफ कंक्लूजन का। आ रही है कुछ बातें समझ में या नहीं आ रही? ठीक है, 1 मिनट, अब आप लोगों के एग्जाम क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके। और देखो क्वेश्चन आ रहा है आपका, 1 मिनट। हाँ सर, हसन हदीस की एग्जांपल की फुल चेन जरूरी नहीं है, लेकिन बेस्ट आंसर चाहिए तो लिख दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आ सकता है मोहम्मद जकरिया, ये ऑल 4 सोर्सेस का रिलेशन बहुत दफा आया हुआ है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ कुरान का, एक हदीस का, एक इजमा का, एक कयास का, और साथ साथ रिलेशन लिखना जरूरी है। सर हदीस याद करने की क्या जरूरत है? तो नाफे तू अपने जो है ना वो, तेरे चाचा बैठ के पेपर चेक कर रहे होंगे ना, अपनी नॉलेज से लिख लियो बस। ठीक है। अच्छा सर, हदीस याद करने की, अच्छा। और सर कुरान की रिलेशन इजमा या कयास तो नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते भाई? आ सकते हैं, हदीस के साथ मिलाकर आ जाएंगे, कुरान हदीस इजमा कयास। ठीक है। शिया इमाम्स तो बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पेपर 1 में था। और यहाँ पे शिया कलेक्शंस। ठीक है। बहुत दफा आया है इजमा का अलग से 10 मार्क का क्वेश्चन, मैंने इंपॉर्टेंट में भी दिया हुआ है, और आप पूछने आ सकता है कि नहीं, कैसे लोग हो यार। ठीक है बेटा, अपने ग्रुप में लिंक मांगना, मिल जाएगा यूट्यूब का। ठीक है भाई, अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ के जाना, हमारी जिम्मेदारी पे नहीं। हाँ, आज तक आया नहीं है। देखो इजमा का 10 मार्क का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ भी आपको एक इंपॉर्टेंट के अंदर, फिर भी आप बोल रहे हो। ठीक है, इमाम बुखारी, इमाम क्या कहते हैं मुस्लिम, वो तो जरूर पढ़ के चले जाना। ठीक है। ये देखो, ये अभी अभी मैंने पढ़ाया ना कुछ ही दिनों पहले। यार फनरल प्रेयर्स करवाना तो नहीं चाहिए, लेकिन करवा दूंगा चलो कल अलग से। ठीक है, कल करवा देता हूँ। फनरल प्रेयर्स और हजरत अली की समरी उमरी करवा देता हूँ। सही है भाई। देखो ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम ये छोड़ दें वो छोड़ दें, भाई कुछ भी जो छोड़ कर जा रहे हो ना अपनी जिम्मेदारी पर। ठीक है, आई बात समझ में? तो जूम यूजर बेटा, रिकॉर्डिंग सुनो ना यार, कैलिप्स की तो पूरी 100% कैलिप की रिकॉर्डिंग डाली हुई है। समझ गया? जूम पहले तो नाम से आ, वरना गेट लॉस्ट कर दूंगा। अच्छा अब देखो, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अबू बकर। अबू बकर के इलेक्शन का 10 मार्क का क्वेश्चन, यार कैलिफेट तो बिल्कुल अभी अभी पढ़ाई है ना। ठीक है, तो इसमें बस ये देख लो कि अबू बकर के 10 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो क्या कहते हैं फॉल्स प्रॉफिट्स वाला तो नहीं, लेकिन रिजेक्टेड ऑफ जक़ात वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में? उसके बाद आ जाओ, हजरत
उम्र में मैंने अभी भी 2 दिन 3 दिन पहले जो पढ़ाया था, तो मैंने आपको बता दिया था कि हजरत उमर में बैटल ऑफ नाहरवान, बैटल ऑफ यरमूक और फॉल ऑफ जेरूसलम ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, तो जरा इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन लेना। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाओ, ये देखो, और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि नहावन का देखो 10 मार्क का क्वेश्चन, नहावन का 10 मार्क का क्वेश्चन बच्चे बोल रहे थे सर कहाँ से मिलेगा। वैसे तो मैंने आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर भी दिया। ठीक है, जो ग्रुप में नहीं है तो स्क्रीनशॉट देके कि ये पैराग्राफ नावन का बैकग्राउंड का हो जाएगा, दूसरा मेन इवेंट्स का हो जाएगा, और तीसरा जो है वो आफ्टर मैथ्स यानी रिजल्ट्स वगैरह का हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको कल ही, अभी मतलब एक दिन पहले आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि यार हजरत उस्मान की कैलिफेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हजरत उस्मान की कैलिफेट में जो है वो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है अचीवमेंट्स वाला जिसके अंदर सारी पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इलेक्शन ये वो सारी चीजें बहुत डिटेल से मैंने आपको करवाई हुई थी। अच्छा, इसी तरह हजरत उस्मान की कैलिफेट में एक और चीज मैंने कहा था, रिवॉल्ट्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा वाला। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवॉल्ट्स वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, रिवॉल्ट वाला क्वेश्चन जिसके पास हजरत उस्मान की कैलिफेट नहीं थी तो वो जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, रिवॉल्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हजरत उस्मान की अचीवमेंट्स और रिवॉल्ट्स दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अचीवमेंट्स में इलेक्शन और वो कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ आ जाता है। ठीक है, हजरत अली में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि यार नाहरवान और उसकी एग्जाम्पल्स इस तरह से होंगी, नाहरवान की एग्जाम्पल्स इस तरह से हो जाएंगी कि नाहरवान हजरत अली रजी अल्लाह तआला की कैलिफेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाहरवान और फॉल ऑफ इजिप्ट, जब भी नाहरवान आएगा तो फॉल ऑफ इजिप्ट लिखना होगा, और आर्बिट्रेशन का डिस्कशन जरूर करेंगे जहां से खारिजाइट्स जो है वो इमर्ज हुए थे। आ गई कुछ बात समझ में, ये लाजमी कर लेना भाइयों, लाजमी। ठीक है, दानियाल रिकॉर्डिंग आज सुन के सोना, ये हजरत अली की कैलिफेट डन हुआ भाई ये। अच्छा, अब उसके बाद देखो, ये हजरत अली की पूरी कैलिफेट की समरी तो ये हो गई। अच्छा, एक बात समझ लो बेटा, वर्बली एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, क्वेश्चन में कभी कभी लिखा हुआ आता है व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ उस्मान्स मर्डर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज कह रहा हूं मैं, ऑफ उस्मान्स मर्डर। तो बच्चा उसमें ना रिवॉल्ट्स ऑफ हजरत उस्मान लिख कर आ जाता है, दैट इज रॉन्ग। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स, आउटकम्स। तो हजरत उस्मान के मर्डर के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ना बेटा, वो सिंपल ये थे कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु के मर्डर के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो हजरत अली की इलेक्शन और हजरत अली की बैटल ऑफ जमल, सिफ़ीन, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो देखो एग्जामिनर ने क्या गेम प्ले किया, कॉन्सिक्वेंसेस और कंट्रोवर्सीज में बच्चे को फंसा दिया। कंट्रोवर्सीज ऑफ उस्मान मर्डर और कंट्रोवर्सीज अगेंस्ट उस्मान होगा ना, तो पूरा इवेंट्स लेड अप टू द मार्टायरडम ऑफ हजरत उस्मान आएगा, यानी वो रिवॉल्ट्स एंड चार्जेस वगैरह। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ उस्मान मर्डर होगा ना, ठीक है, तो उसमें हजरत उस्मान के मर्डर के बाद की बातें आएंगी। तो बेटा याद रखना, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इवेंट्स फॉलोड उस्मान मर्डर, और कंट्रोवर्सीज अगेंस्ट उस्मान, इवेंट्स लेड ऑफ उस्मान मर्डर। आ गई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आया था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ उस्मान मर्डर लिखो, तो बहुत सारे बच्चे वो लिख कर आ गए थे, हजरत उस्मान की कंट्रोवर्सीज वाला, यानी जो उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट्स हुए। आई बात समझ में, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखना, उसके बाद आ जाओ, अब क्या कहते हैं, प्रिजर्विंग द कुरान वाला क्वेश्चन सबका मिलाकर आ जाए तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिजर्विंग द कुरान। ठीक है, प्रिजर्विंग द कुरान। अच्छा, अब आपको मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन करवाया था, ये वाला, राइटली गाइडेड कैलिफ एज रोल मॉडल, राइटली गाइडेड कैलिफ एज रोल मॉडल। इसको जरा समझ लेना, जब राइटली गाइडेड कैलिफ एज रोल मॉडल का क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, तो उसमें करंट एरा की एग्जांपल्स देना जरूरी है, और ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि 10 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है राइटली गाइडेड कैलिफ एज रोल मॉडल का। ठीक है, राइटली गाइडेड कैलिफ एज रोल मॉडल का 10 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें करंट एरा की एग्जांपल्स देना जरूरी है, तो पहले पैराग्राफ के अंदर तो आप इंट्रोडक्शन दे दोगे राइटली गाइडेड कैलिफ का। ठीक है, कि किस तरह से वो इलेक्ट हुए और किस तरह से उन्होंने जस्टिस शो किया और इनकी इलेक्शन कितनी फाइन थी, ये सारा आपने बता दिया। ठीक है, कि अबू बकर होलीपावट के खानदान के नहीं थे, और उमर अबू बकर के खानदान के नहीं थे, उस्मान अबू बकर के खानदान क्या कहते हैं, अब उमर के खानदान के नहीं थे, और अली उस्मान के खानदान के नहीं थे, लेकिन सब के बाद एक दूसरे के बाद ये लोग अपॉइंटेड हुए। तो ये पता लगा कि इस्लाम खानदान को फॉलो नहीं करता कि ब्लड लाइन को, कि ब्लड लाइन अगर मिलेगी तो उनको किंगडम मिल जाएगी, किंगडम नहीं चल रही।
ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखो, दूसरे में आप एग्जांपल दो कि जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कैसे क्रिएट किया। इसमें सबसे ज्यादा हजरत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर का टाइम भी उनको मिला और उन्होंने उसको फॉलो भी करवाया। मेरी बातें समझ आ रही है बेटा? ठीक है। तो जब भी एग्जाम्पल्स वो क्या कहते हैं रोल मॉडल के तौर पर आएंगे ना, क्या कहते हैं 4 IT गाइडेड कैलिफ्स, तो उनकी लाइफ की एग्जाम्पल्स लिख रहे होगे जो आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ हैं, ठीक है, एज द कैलिफ। और उसके बाद फिर हमारे करंट रूलर को उनको कैसे फॉलो करना है फिर वो बता दोगे। आ गई बात समझ में मेरे भाई? ठीक है, बहुत अच्छे से इसको करके जाना, इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। ठीक है। अच्छा अब देखना, 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा दूं एक दो चीजें को। ये जरा देखिएगा कि यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर 1, ये देखना जरा। एक मिनट। देखो और क्या क्या चीजें ना आर्टिकल्स और पिलर्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरा एक नजर हम उसके ऊपर कर लें, आर्टिकल्स और पिलर्स के ऊपर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना आर्टिकल्स और पिलर्स में। तो देखिएगा, आर्टिकल्स में मेरे हिसाब से भाई गॉड्स प्री डेस्टिनेशन इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेयर आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड्स प्री डेस्टिनेशन एंड हेयर आफ्टर। तो 10-10 मार्क की पूरी प्रिपरेशन करके जाना आर्टिकल्स ऑफ फेथ में, गॉड्स प्री डेस्टिनेशन एंड हेयर आफ्टर की। ठीक है भाई, कुछ समझ आ रही बातें? गॉड्स प्री डेस्टिनेशन एंड हेयर आफ्टर की पूरी 10 मार्क की जो है ना प्रिपरेशन करके जाना मेरे भाई। ठीक है, अलग अलग। अच्छा उसके बाद आ जाओ, क्या कहते हैं, और इसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग मैंने आपको यूट्यूब के चैनल पर दे दी है आर्टिकल्स ऑफ फेथ की। ठीक है। और उसके बाद आ जाओ भाई सलाह के अंदर, ये प्रिपरेशन मेड फॉर प्रेयर वाला क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। ठीक है। इसी तरह सलाह के अंदर मैंने जो है वो क्या, अच्छा देखो बेटा एक जरूरी डिफरेंस समझ लो, प्रिपरेशन मेड फॉर द प्रेयर और क्या कहते हैं गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ हाउ मुस्लिम्स प्रिपेयर फॉर द प्रेयर। गौर से सुनना, कभी कभी लिखा आता है हाउ मुस्लिम्स परफॉर्म द प्रेयर, तो आंसर विल बी एंटायरली डिफरेंट। अगर प्रिपेयर फॉर द प्रेयर का क्वेश्चन होगा तो भाईजान आंसर पता है क्या होगा? आंसर होगा कि 7 कंडीशंस बिफोर द प्रेयर वाला, और अगर परफॉर्म द प्रेयर लिखा हुआ होगा तो आंसर होगा मेथड ऑफ द प्रेयर वाला। आई बात समझ में? ठीक है, तो इधर आंखें खोल के रहना ही है। अच्छा इसी तरह प्रेयर का ना इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन आता है 10 मार्क का। ठीक है, तो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, कम्युनल इंपॉर्टेंस, इस तरह 10 मार्क का आ जाता है ना। ठीक है, तो मिलाकर 10 मार्क का आ जाए तो आंसर इस तरह से बनेगा, पैराग्राफिंग देख लो। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, देखो मेरे भाई फ्राइडे प्रेयर वाला इस दफा इंपॉर्टेंट है, अभी अभी करवाया हुआ है। ठीक है, और पैराग्राफिंग इस तरह से हो जाएगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्राइडे, प्रिपरेशन का पैराग्राफ, सरमन्स का पैराग्राफ, अरे अरेंजमेंट एंड कमेंसमेंट का पैराग्राफ, ये बेस्ट पैराग्राफिंग है फ्राइडे प्रेयर की। ठीक है। उसके बाद आ जाओ ईद, ईद का भी इस साल इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, और ईद में देखो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, गौर से सुनना, हाउ एंड व्हेन। तो हाउ किस तरह सेलिब्रेट करते हैं पूरा मेथड बता दिया कि भाई ईद उल फितर कैसे सेलिब्रेट होती है, ईद उल अजहा कैसे सेलिब्रेट होती है। ठीक है, और नमाजों का मेथड भी बता दिया, इसमें नेसेसरीली नमाज का मेथड बता दिया। तो इसको देखो पैराग्राफिंग किस तरह से बन रही है, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बताया, इसके अंदर देखो व्हेन टू सेलिब्रेट आ गया, और हाउ भी स्टार्ट हो गया कि नमाज पढ़ते हैं। फिर ईद उल फितर की और ईद उल अजहा की प्रिपरेशन भी सेम है, उनकी नमाज का मेथड भी सेम है, वो भी आ गया पैरा 2 के तौर पर। ठीक है, और उसके बाद सेलिब्रेशन, मतलब नमाज का मेथड भी आ गया, प्रिपरेशन भी आ गई, तो सेम है। उसके बाद पैरा 4 के अंदर सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल फितर, और पैरा 4 के अंदर ही सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल अजहा का पैराग्राफ बना दो। आई बात समझ में कि हाउ सेलिब्रेट वो भी आ गया। ठीक है। अच्छा एक और कभी कभी आ जाता है कि वाई टू सेलिब्रेट। ठीक है, तो रीजंस ऑफ द सेलिब्रेशन कभी पार्ट वे में आ जाती है, कभी पार्ट ए के अंदर इस तरह से आ जाता है, देखो हाउ एंड वाई, हाउ एंड व्हेन नहीं, हाउ एंड वाई। ठीक है, तो वाई पूछा, ये पार्ट बी में पूछना चाहिए था, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है पार्ट ए के अंदर भी। आ रही है बात समझ में बेटा जी? क्लियर हो रही है ना चीजें? ठीक है, कि वाई पार्ट ए में बहुत कम आया है, और ये यहाँ पर इन्होंने पूछा था तो हमने रीजंस पार्ट ए में लिख दिए। ठीक है, साथ साथ। अच्छा पर्पस ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, भाईजान भाईजान ये ना एक दफा आया है और उसके बाद रिपीट नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ना बेटा रीजंस वाला पैराग्राफ ये रहा।
रीजंस ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। ठीक है, देखो मेन फीचर्स एंड पर्पस ऑफ द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर का पर्पस वही होता है जो के कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ द प्रेयर है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर क्या हो जाएगा कि जमात की नमाज के मेन फीचर्स क्या है, और दूसरा पैराग्राफ उसका सोशल बेनिफिट्स वाला पर्पस, सोशल क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तीसरा पैराग्राफ उसका जो है रिवॉर्ड एंड इंपॉर्टेंस वाला पर्पस। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यानी तीसरा पैराग्राफ रिवॉर्ड एंड इंपॉर्टेंस का लिख दिया, ये भी हमारा पर्पस है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ मेरे भाई कि देखो एक दफा ये कभी कभी ना ये दुआ का क्वेश्चन हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है भाई इस साल। दुआ कब एक तो दुआ की इंपॉर्टेंस क्या है, और दुआ कब कब ज्यादा कबूल होती है। ठीक है, तो दो ही डिटेल पैराग्राफ बनाना, एक दुआ की इंपॉर्टेंस का ये वाला पैराग्राफ आपने बना दिया कि दुआ की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या कहते हैं, क्या क्या है। ठीक है, अभी थोड़ी दिनों पहले पढ़ाई थी, याद ना आ रही हो तो यूट्यूब पे जाके लेक्चर सुनना। ठीक है, और फेवरेबल मोमेंट किन किन टाइम पे दुआ कबूल होती है, आपने एक पैराग्राफ ये बना दिया। लेकिन ये एक पैराग्राफ बहुत डिटेल होगा, इसमें मैंने कोई 14-15 हदीसें दी हैं, आपको सारी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपको याद है या याद कर सकते हैं आसानी वो लिख देना, बाकी अपने वर्ड्स में लिख देना। असल ये जो ब्लैक वाले पॉइंटर्स हैं ये लिखना जरूरी है, या देखो ये पैरा 2 का ही पार्ट है। आ गई बात समझ में? ठीक है, कि कब कब दुआएं कबूल होती हैं। उसके बाद आ जाओ मेरे हिसाब से ना, ये देखो आर्म्स गिविंग, जक़ात का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई। जक़ात पहले कैरिड आउट पहले कैसे होती है पूरा, और जक़ात की इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूरी की पूरी। देखो कैरिड आउट वाले पैराग्राफिंग तो इस तरह से होती है, जरा अच्छी तरीके से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। कैरिड आउट वाले की पैराग्राफिंग में तो सब कुछ आ जाता है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ जक़ात भी आ जाएगा। ठीक है, और जो है वो क्या कहते हैं निसाब एंड रेट ऑफ जक़ात भी आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं रेसिपेंट्स ऑफ जक़ात भी आ जाएगा, और हु कैन नॉट रिसीव जक़ात भी आ जाएगा, सबकी समरी आ जाएगी इसके अंदर। मेरी बात समझ आ रही मेरे भाई? अगर कैरिड आउट किसी भी पिलर के लिए आता है ना तो पूरा मेथड लिखना पड़ता है आपने उसके अंदर। ठीक है, कुछ कहानी समझ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जक़ात की इंपॉर्टेंस वाला 10 मार्क का आ जाए तो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो वो जो है वो क्या कहते हैं आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ जक़ात वाला अगर 10 मार्क का आ जाए तो इस तरह से होता है। ठीक है, कि आपने इंडिविजुअल कम्युनल सब बेनिफिट लिख दिए। और अगर एक और बात, अगर जक़ात में ये पूछा जाता है कि रिसीवर्स को बेनिफिट ज्यादा है या गिवर को, तो आप बताते हैं रिसीवर्स को बेनिफिट ज्यादा नहीं है बल्कि गिवर को ज्यादा है, और उसके बाद इंडिविजुअल बेनिफिट्स ऑफ जक़ात छाप देते हैं। ठीक है, हज के अंदर मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हज के अंदर मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन, मेथड वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या कहते हैं आपने रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एहराम और ऑब्लिगेटरी किन के ऊपर हज ऑब्लिगेटरी है वो। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये देखो भाई, रिसीवर्स ऑफ ज़कात में वो 8 कैटेगरीज आएंगी ना जो कुरान में मेंशन है, गुरबा, मसाकिन, ठीक है, पुअर, इंडिजेंट वगैरह। ठीक है, अच्छा इसी तरह हज में बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के दिए आपको, एक वाला जिसमें क्या कहते हैं एहराम के बारे में था, और दूसरा ये वाला। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल टर्म्स आई हुई हैं। ठीक है, कुछ इसको कुछ टीचर्स ने उम्रे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, तो देख लेना भाई उम्रे वाला क्वेश्चन भी। जिहाद की 3 टाइप्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिहाद की जब भी 3 टाइप्स आती हैं तो पहला पैराग्राफ क्वेश्चन किस तरह का आता है, एक तो क्वेश्चन आपके सामने है, और एक क्वेश्चन ये रहा, जिहाद की अगर 3 टाइप्स आती हैं तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि देखो इसको जरा समझ लो, अगर 3 टाइप्स ऑफ जिहाद आ रही है, ठीक है, तो ब्रीफली डिस्कस देम। ठीक है, तो मीनिंग एंड द वेज ऑफ जिहाद, मीनिंग मतलब डेफिनेशन, ठीक है, और वेज मतलब टाइप्स। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखो कैन प्रैक्टिस जिहाद इन देयर डेली एवरीडे लाइफ, तो एवरीडे लाइफ में बेटा सिर्फ फाइटिंग नहीं होती, फाइटिंग तो रेयरली होती है, तो वो इंटरनल जिहाद और एवरीडे लाइफ का वर्ड आ गया, तो इंटरनल जिहाद भी लिखेंगे और जिहाद थ्रू नॉलेज भी लिखेंगे। और देखो यहाँ पे टीचिंग, टीचिंग के अंदर मैंने आपको बताया था 2 ही चीजें आ जाती हैं। ठीक है, डेफिनेशन यानी मीनिंग, और जो है क्या कहते हैं टाइप्स आ जाएंगी इसके अंदर, यानी काइंड ऑफ जिहाद। आ गई बात समझ में भाई? ठीक है, तो ये जो है वो, लेकिन जिहाद का इस साल पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और पूरे टॉपिक में बच्चा पूछता है सर और भी कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि जिहाद आर्म वॉरफेयर जो है वो क्या कहते हैं फाइटिंग फी सबीलिल्लाह, ठीक है, ये किन सर्कमस्टेंसेस में जो है वो नेसेसरी हो जाती है, और कौन से रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं। तो देखो ये फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह की बात हो रही है, ठीक है, जिहाद में सैफ की बात हो रही है, ठीक है,
कि वो कब ऑब्लिगेटरी होता है और इसमें कौन से रूल अप्लाई होते हैं। तो पहला पैराग्राफ इसका देखो क्वेश्चन इस तरह बन जाता है, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल जिहाद देते हो, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टिकुलर टीचिंग्स अबाउट जिहाद बताते हो, और किन सर्कमस्टेंसेस में जिहाद ऑब्लिगेटरी हो जाता है ये बता देते हो। आ गई बात समझ में? कोई इश्यू है बेटा? देखो, पैराग्राफ डिटेल से मैंने बता दिया, फिजिकल जिहाद का ये वाला था, और रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से होते हैं तो ये वाले एक्सट्रैक्टेड रूल्स आपने लिख दिए सारे डिटेल से, ठीक है। और कॉमन टीचिंग्स कौन कौन सी हैं कि किसको नुकसान पहुंचाना है किसको नहीं पहुंचाना है, और कब जिहाद फर्ज हो जाता है। ये मशहूर बात कि अगर एक मुस्लिम कंट्री के ऊपर अटैक हो तो उस मुस्लिम कंट्री के लोगों के ऊपर और आर्मी के ऊपर जिहाद फर्ज हो जाता है। अगर वो मुस्लिम कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाए तो नेबरिंग कंट्री के ऊपर भी जिहाद फर्ज हो जाता है। और अगर नेबरिंग कंट्री भी प्रोटेक्ट ना कर पाए, ठीक है, मिलकर, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर जिहाद फर्ज हो जाता है अगर किसी भी मुस्लिम कंट्री के ऊपर अटैक होगा। ठीक है, तो आप अभी का गजा का हाल देख सकते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा जी, अगर पेपर जिहाद के क्वेश्चन आएगा तो आउट ऑफ 5 जिहाद राइट बी एनी टी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया हमारा, हमने एक गेस्ट पेपर को समराइज भी कर दिया और आपका एक कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए। जाहिर सी बात है सब कुछ तो सबके क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन जहां जहां मुझे समझ आए तो मैंने ले लिए। सर इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्या होंगे फॉर 10 मार्कर? जिहाद के सोशल, फिजिकल और इंडिविजुअल बेनिफिट्स, ठीक है। जिहाद के कहाँ गया क्वेश्चन आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, भी खो जाता है ना। बेटा वही आंसर लिख देना पूरा। जो 3 टाइप्स वाला है आपका क्वेश्चन खो गया, दोबारा सेंड कर दें। कैलिफेट में तो उस्मान मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार किसी ने कहा कि सर इमाम बुखारी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल की कॉम्पिलेशंस मैं बना के चलो भेज दूंगा तुम लोगों को, तुम्हारे ग्रुप पर आ जाएगा। और बोले ठीक हो गया। अच्छा, जिहाद के सोशल, फिजिकल एंड इंडिविजुअल बेनिफिट्स, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने जिहाद का वर्ड यूज किया है ना, तो ऑल 3 टाइप्स के सोशल बेनिफिट्स, इंडिविजुअल बेनिफिट्स, यानी वही क्या कहते हैं 3 टाइप्स पूरी डिटेल से लिख कर आ जाना, उसी के अंदर बेनिफिट्स और फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है, जो 3 टाइप्स आपको पढ़ाई हुई है। अच्छा जी।